प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 251। अब तो गुरु देवांश भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हम पूरी तरह बर्बाद हो गए। कशिश खन्ना ने ईशा देशमुख की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन और गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बचपन की सहेली, जिसे वह अपनी बहन मानती थी, उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी साजिश रचेगी। एक ऐसी साजिश जिसने उसे लगभग एक मुजरिम बना दिया था, जो अपनी एक छोटी सी गलती से अपने पिता और खन्ना परिवार का सर्वनाश कर सकती थी। ईशा देशमुख ने कशिश की नफरत भरी नजरों का सामना बड़े ही शांत भाव से किया, यहाँ तक कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेल रही थी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। आखिरकार शोहरत और दौलत की इस दुनिया में सच्चे जज्बातों की जगह ही कहाँ है। जैसे ही उसने ये कहा, रणवीर गिल और बाकियों ने तुरंत अपनी गहरी सहमति जताई। अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, यही उनके सकल का मूल मंत्र था और लगभग हर कोई इसका पालन करता था। नताशा, जो पहले से ही बेहद घबराई हुई थी, इन शब्दों को सुनकर अपने दिल के किसी भी बचे खुचे अपराधबोध से पूरी तरह मुक्त हो गई। कुणाल, सुना तुमने? यहाँ तक कि देशमुख परिवार वाले भी यही कहते हैं। इससे साबित होता है कि उस दो कौड़ी के लफंगे देवांश को चुनना तुम्हारा कितना बेवकूफ़ी भरा फैसला था। नताशा ने खिड़की के बाहर समुद्र तट को देखा। उसके चेहरे पर घमंड और जीत का नशा साफ झलक रहा था। कशिश ने ठंडी आह भरी। अपनी इन घटिया दलीलों का इस्तेमाल करके खुद को तसल्ली मत दो। गद्दारी तो गद्दारी होती है। मुझे बस इस बात की उम्मीद नहीं थी कि देशमुख परिवार जैसी प्रतिष्ठित फैमिली की बेटी के तरीके और सोच उस दिवालिया होने की कगार पर खड़े प्रेसिडेंट कुणाल से भी घटिया होंगे। कितनी हास्यास्पद बात है। हालांकि कशिश ने यह बात ईशा से कही थी, लेकिन नताशा को यह सुनकर हर बार मिर्ची लगती थी। उसे हमेशा लगता था कि कशिश बातों बातों में उस पर निशाना साध रही है। ईशा ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। तुम्हें इस बात की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन से तरीके अपनाती हूँ। जब तक मैं अपने परिवार के लिए तुम्हारे खन्ना परिवार को घुटनों पर ला सकती हूँ, तो फिर चाहे तुम मुझसे नफरत करो या चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। बोलते समय उसके चेहरे पर दृढ़ता थी और आंखों में एक अटूट संकल्प। इससे पहले कि वह कशिश को घुमाने और रिलैक्स करने के बहाने मुंबई के लिए निकलती, देशमुख परिवार ने एक आंतरिक बैठक बुलाई थी। बैठक में क्या हुआ, यह बाहरी लोगों के लिए राज था। बस इतना पता चला कि उस बैठक के बाद देशमुख परिवार की तीसरी पीढ़ी के लगभग सभी वारिसों को रायगढ़ स्थित उनके पैतृक निवास पर वापस बुला लिया गया था। ईशा तीसरी पीढ़ी की मुख्य सदस्य नहीं थी। रायगढ़ पहुंचने के बाद ही उसे पता चला कि बड़े साहब देशमुख ने इन युवाओं को नॉर्थ मुंबई के विभिन्न इलाकों में बातचीत और शांति कायम करने के लिए बुलाया है, ताकि परिवार के प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया जा सके। हालांकि इसे इलाके का विस्तार कहा जा रहा था, लेकिन हर कोई दिल ही दिल में जानता था कि यह बड़े साहब दिग्विजय देशमुख की तरफ से इन वारिसों के लिए एक परीक्षा थी। अगर वे सफल हुए तो उन्हें भविष्य में देशमुख परिवार का मुखिया बनने की दौड़ में शामिल होने का मौका मिलेगा, और अगर वे असफल रहे तो बहुत संभव है कि देशमुख परिवार को कुछ करने की जरूरत ही न पड़े। जिन परिवारों को वे शांत करने गए थे, वे शायद उन्हें जिंदा वापस ही न आने दें। परिवार के मुख्य सदस्यों को अपने माता पिता के आशीर्वाद और समर्थन के कारण चुनने में प्राथमिकता मिली। चंडीगढ़ और ठाणे जैसे आसान इलाके जल्दी ही उनके बीच बढ़ गए और अंत में केवल नागपुर और सोलापुर ही बचे। मुंबई बातचीत के दायरे में नहीं था, क्योंकि देशमुख परिवार अच्छी तरह जानता था कि कपूर परिवार कभी भी गुरु देवांश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। इनमें से नागपुर सबसे मुश्किल था और लगभग किसी ने भी उसे चुनने की हिम्मत नहीं की।
आखिरकार यशवर्धन खन्ना एक ऐसा खूंखार किरदार था जिसने पूरे महाराष्ट्र का नंबर 1 बनने के लिए बड़े साहब को भी चुनौती देने की जुर्रत की थी। इसलिए यह बिल्कुल नामुमकिन था कि वह शांति समझौते को स्वीकार करेगा, और उससे भी कम संभावना थी कि वह बातचीत करने वालों को आसानी से जाने दे। देशमुख परिवार की तीसरी पीढ़ी के जिन सदस्यों ने कोई इलाका नहीं चुना था, उन्होंने देशमुख परिवार का भविष्य का वारिस बनने का मौका छोड़ना बेहतर समझा, बजाय इसके कि वे नागपुर को शांत करने का काम अपने सिर लें। नागपुर न जाने का मतलब सिर्फ वारिस बनने की दौड़ से बाहर होना था, लेकिन नागपुर जाने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना हो सकता था। हर कोई अच्छी तरह जानता था कि क्या ज्यादा जरूरी है। इसलिए ईशा को आज भी याद है कि जब उसने नागपुर का जिम्मा उठाया था तो उसे कितनी ताने भरी नजरों का सामना करना पड़ा था। लोग कह रहे थे कि वह ऊपर चढ़ने के लिए पागल हो गई है, यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। लेकिन केवल ईशा ही जानती थी कि वह एक हताश जुआ खेल रही थी। अगर वह यह मौका चूक जाती तो उसे कभी भी ऊपर उठने का अवसर नहीं मिलता, और वह ताउम्र उन औसत दर्जे के मुख्य सदस्यों के पैरों तले अरौंदी जाती, अपमान का घूंट पीती रहती। लेकिन अब सब ठीक है, शांति मिशन आखिरकार आधा सफल हो गया है। एक बार जब ये खबर फैल जाएगी कि सोलापुर का डॉन देशमुख परिवार में शामिल हो गया है, तो वह इसका इस्तेमाल खन्ना परिवार को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करने के लिए कर सकती है। उस समय वह देशमुख परिवार के उन सदस्यों के गाल पर तमाचा मार सकेगी जिन्होंने कभी उसे नीची नजरों से देखा था, और उन्हें बता सकेगी कि वह ईशा देशमुख किसी से कम नहीं है। ईशा के पक्के इरादे को देखकर कशिश ने आगे बहस नहीं की, बल्कि उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा, ये सोचते हुए कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। बदकिस्मती से उसने बहुत सोचा, लेकिन कोई हल नहीं मिला। अंत में वह केवल सोलापुर के डॉन पर अपनी सारी उम्मीदें टिका सकती थी, यह आशा करते हुए कि वह उस रहस्यमयी तांत्रिक के बहकावे में आकर देशमुख परिवार में शामिल न हो। कशिश से बिल्कुल अलग रणवीर और बाकी लोग थे। ईशा की बातें सुनने के बाद वे समझ गए कि ईशा इस बार पूरी तैयारी के साथ आई है। इसके अलावा ईशा की बातों से ऐसा लग रहा था कि देशमुख परिवार के पास भी कोई बेमिसाल उस्ताद है, इसलिए वे गुरु देवांश से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। इस प्रकार ऐसा लग रहा था कि देशमुख परिवार द्वारा खन्ना परिवार का कब्जा करना केवल समय की बात है, और यह अगले कुछ दिनों में होने की पूरी संभावना थी। एक बार जब देशमुख परिवार का महाराष्ट्र पर नियंत्रण हो जाएगा तो वे हीरो बन जाएंगे, और उनका रुतबा निश्चित रूप से अब से कहीं बेहतर होगा। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, वे बेहद उत्साहित हो गए, इतना कि अनजाने में ही गुरु देवांश का उनका डर थोड़ा कम हो गया। इस समय तक सभी व्यंजन परोसे जा चुके थे। रणवीर ने पहल करते हुए ईशा के लिए जाम उठाया, उसे बधाई दी कि देशमुख परिवार आखिरकार महाराष्ट्र को एक कर सकता है। बाकियों ने भी उनका अनुसरण किया और माहौल तुरंत बेहद खुशनुमा हो गया। केवल कशिश और सोनिया ही चिंतित दिख रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। भाग जाएं। किसी और के इलाके में वे निश्चित रूप से नहीं भाग सकती थीं। हालांकि उन दोनों के बॉडीगार्ड्स गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वे बिना सोचे ही जानती थीं कि ईशा के आदमियों ने जरूर उन्हें पहले ही ठिकाने लगा दिया होगा। सोनिया माथे पर शिकन लिए प्राइवेट रूम के जश्न भरे माहौल को देख रही थी और उसे झुंझलाहट महसूस हो रही थी। कशिश, क्या हमारे पास इस बार सचमुच कोई रास्ता नहीं है? उसका सिंह परिवार भी नॉर्थ मुंबई से था, लेकिन ईशा ने अभी उसके परिवार को किसी भी फायदे का कोई वादा नहीं किया था। साफ था कि देशमुख परिवार को उसके सिंह परिवार को हड़पने का पूरा भरोसा था। कशिश ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, गुरु देवांश बस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। ईशा ने उनकी बातचीत सुन ली और न चाहते हुए भी ठंडी हंसी हंस दी। लगता है तुम्हें अभी भी उस शख्स गुरु देवांश से उम्मीद है। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारी उम्मीद को पूरी तरह से खत्म कर देती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, प्राइवेट रूम में सन्नाटा छा गया। क्या तुम जानती हो कि भैरव सिंह का गुरु कौन है? ईशा ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और मुस्कुराते हुए कशिश से पूछा। कशिश की ओर से कोई जवाब न पाकर ईशा नाराज नहीं हुई। इसके बजाय उसने थोड़े सम्मानजनक भाव के साथ एक नाम लिया, महागुरु जलभेदी। क्षण प्राइवेट रूम में अचानक चीनी मिट्टी का प्याला टूटने की आवाज आई। यश ने ईशा की ओर सदमे से भरी नजरों से देखा, हकलाते हुए बोला, महागुरु जलभेदी, क्या ये वही हैं, महागुरु स्तर के सर्वोच्च, एक उंगली से नदी काटने वाले महागुरु जलभेदी? उनके अलावा इस दुनिया में और कौन खुद को महागुरु जलभेदी कहने की हिम्मत कर सकता है? ईशा ने मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे कि वह भी इस गौरव में शामिल हो। और जब सबने यश से महागुरु जलभेदी का वर्णन सुना तो वे सभी उत्तेजित हो गए। रणवीर और बाकी लोग रोमांचित थे, जबकि कशिश और सोनिया पूरी तरह से घबरा गई थीं। आखिरकार गुरु देवांश ने एक उंगली से केवल एक हाथ काटा था, लेकिन महागुरु जलभेदी ने एक उंगली से पूरी नदी काट दी थी। कौन ताकतवर था और कौन कमजोर, ये शाब्दिक अर्थ से ही समझा जा सकता था, किसी और स्पष्टीकरण की जरूरत ही नहीं थी। गुरु देवांश ने उनके सबसे प्यारे शिष्य को मारा है। क्या तुम्हें लगता है कि वे गुरु देवांश को छोड़ देंगे?
ईशा की मुस्कान एक फूल की तरह खिली थी। चाहे गुरु देवांश कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, महागुरु जलभेदी के सामने वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। कशिश पूरी तरह सन्न रह गई। दूसरी ओर सोनिया निराशा से भर गई। खत्म, सब खत्म। अब तो गुरु देवांश भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अध्याय 252। वे गुरु देवांश के जूते उठाने के भी लायक नहीं हैं। कशिश, गुरु देवांश का मरना तय है। नॉर्थ मुंबई के दर्जनों इलाके आज नहीं तो कल मेरे देशमुख परिवार के ही होंगे। अभी देशमुख परिवार में शामिल हो जाओ और तुम्हें शायद कुछ विशेष सम्मान मिल जाए, वरना एक बार गुरु देवांश मर गए तो मेरे परिवार का रवैया वैसा नहीं रहेगा जैसा अब है। ईशा ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसके होठों पर एक कोमल लेकिन खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कशिश कुछ नहीं बोली, बस खिड़की से बाहर घूरती रही, ख्यालों में खोई हुई, न जाने क्या सोच रही थी। ये देखकर ईशा ने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने रणवीर से कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या ये अथाह सागर प्रेसिडेंट दीपक का है, वो शख्स जो अभी यहाँ था? रणवीर ने सिर हिलाया, नहीं, दीपक तो बस यहाँ का मैनेजर है। उसके ऊपर जो बॉस है वो है टकलिया जगन। टकलिया जगन। ईशा ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये वही टॉप गुंडा है जो पहले फरहान कुरैशी के लिए काम करता था? रणवीर ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। कहा जाता है कि उसने अतीत में फरहान कुरैशी के लिए बहुत काम किया था, लेकिन फरहान को उस पर शक था और वह हमेशा उससे सावधान रहता था, जिस वजह से सोलापुर में उसे कभी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अब जब नए लीडर ने कमान संभाली है तो उसे वापस काम पर रखा गया है और उसका रुतबा बहुत ऊंचा है। कहा जाता है कि वह नए लीडर के रणनीतिकार, जिनका सरनेम सेठी है, के बाद दूसरे नंबर पर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फरहान कुरैशी के नीचे ऐसा कोई आदमी होगा। ईशा ने सहमति में सिर हिलाया। क्या तुम उससे संपर्क कर सकते हो? अगर ऐसे आदमी को मैं इस्तेमाल कर सकूं, तो वह निश्चित रूप से मेरा राइट हैंड बन जाएगा। ये सुनकर रणवीर के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी आ गई। ये सीनियर, माफ करना, लेकिन मेरी पहुंच अभी उस स्तर के लोगों तक नहीं है। ईशा ने हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, ऐसे लोग आसानी से नहीं मिलते। बस एक बार सोलापुर मेरे देशमुख परिवार में शामिल हो जाए तो मेरे पास उसे झुकाने का तरीका अपने आप आ जाएगा। ये सुनकर रणवीर ने आखिरकार राहत की सांस ली। देवांश और कुणाल के प्राइवेट रूम से निकलने के कुछ ही देर बाद कुणाल ने सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए, वरना रणवीर और उसका ग्रुप बदला लेगा। लेकिन देवांश मुस्कुराया और सिर हिलाया, मैंने जानबूझकर इतनी देर तक इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वे बदला लेने से पीछे न हट जाएं। उसकी दिव्य दृष्टि ने पहले ही पता लगा लिया था कि दीपक लोगों के एक समूह के साथ उनका पीछा कर रहा है और वे शायद बहुत जल्द हमला करने वाले थे। जब तक वे हमला करेंगे उनकी मौत पक्की थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुणाल सन रह गया, फिर उसने हाथ बढ़ाकर देवांश का माथा टटोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने हैरानी से पूछा, भाई, क्या तुझे डींगे मारने की लत लग गई है? वक्त क्या हो रहा है और तू अभी भी यहाँ डींगे हाँक रहा है? मेरी बात सुन, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। सोलापुर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना ही बेहतर है। बोलने के बाद कुणाल देवांश को पार्किंग की ओर खींचने लगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश इस पर बिल्कुल निशब्द था। चाहे वह कितना भी समझाता, कुणाल उसे बस डींगे मारना ही समझता। जब वे पार्किंग में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो कार उन्होंने किराए पर ली थी वह अब कबाड़ के ढेर में बदल चुकी थी। सारे पहिए गायब थे और कार की बॉडी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। ये देखकर कुणाल बेहद चिंतित हो गया। धत्तेरी की, लगता है उन लोगों ने पहले से ही इसकी योजना बना रखी थी। नताशा, वो कमीनी औरत, मैं सचमुच अंधा था जो उस वक्त उसके प्यार में पड़ गया। हालांकि देवांश बेहद खुश था। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब हम जा ही नहीं सकते। अबे साले, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू न सिर्फ चिंतित नहीं है बल्कि मन ही मन थोड़ा खुश भी हो रहा है। कुणाल हंसते हुए गाली दिए बिना न रह सका। तू आखिर किसकी तरफ है? कहीं तू दूसरी तरफ से भेजा गया कोई अंडरकवर एजेंट तो नहीं है? अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं तुझे ही टिपकाता। देवांश ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये सुनकर कुणाल और देवांश जोर से हंस पड़े। हाई स्कूल के अपने 3 सालों के दौरान उन्होंने हर रोज कड़ी मेहनत की थी, फिर भी वे इस तरह की सकारात्मकता के साथ उसे पार कर गए थे। अब कई साल अलग रहने के बाद जब वे फिर मिले तो वह अनकही समझदारी अभी भी मौजूद थी। चल छोड़, कार को मार गोली, जल्दी से टैक्सी लेकर यहाँ से निकलते हैं। कुणाल ने तुरंत फैसला लिया और फिर टैक्सी बुलाने के लिए अपना फोन निकाला। लेकिन तभी लोगों का एक समूह पार्किंग में उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उनका आभास खतरनाक था और एक नज़र में ही कोई भी बता सकता था कि उनसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। इस समूह में लीडर एक विशालकाय आदमी था जिसका सिर मुंडा हुआ था। खुली पार्किंग की रोशनी में वह गंजा सिर विशेष रूप से चमक रहा था।
सबसे प्रभावशाली उसकी बड़ी गोल लाल नाक थी, जो न केवल उबड़ खाबड़ थी बल्कि उसके चेहरे का लगभग 1/3 हिस्सा घेरे हुए थी। गए काम से, अब तो हम चाहकर भी नहीं निकल सकते, कुणाल फुसफुसाया, फिर देवांश से धीमी आवाज में बोला, मैं उन्हें थोड़ी देर रोकूंगा, तू मौका देखकर भाग जाना। देवांश ने सामने खड़े लोगों पर एक नज़र डाली, वे सभी साधारण लोग थे और तुरंत उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। इसलिए उसने बेपरवाही से कहा, बस कुछ छुटभइये गुंडे हैं, मैं उन्हें एक उंगली से ही निपटा दूंगा। ओ भाई, मेरे बाप, क्या तू डींगे मारना बंद करेगा? जिस तरह से तू बात करता है, मुझे डर लगता है। कुणाल के बोलने के बाद उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लड़ने के लिए तैयार। हालांकि कुणाल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लोगों का ये समूह सीधे उनके पास से गुजर जाएगा, जैसे कि वे उन्हें हवा समझ रहे हों। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुणाल ने जाते हुए समूह को देखा, उसकी भींची हुई मुट्ठियां धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। फिर उसने देवांश को देखा, उसके चेहरे पर उलझन थी। ये क्या हुआ? वे हमारे लिए नहीं आए थे। देवांश भी थोड़ा हैरान था। पार्किंग की लाइटें बहुत तेज थीं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता था कि सामने वाले ने उसे और कुणाल को पहचाना न हो। उन्होंने हमला क्यों नहीं किया? अगर तुम हमला नहीं करोगे तो मुझे तुम्हें मारने के लिए कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा। तुम मेरे लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हो। अभी देवांश सोच ही रहा था कि वह समूह अचानक रुक गया और फिर वह बड़ी नाक वाला गंजा आदमी भीड़ से निकलकर तेजी से उनकी ओर आया। कुणाल ने फिर से मुट्ठियां भींच लीं, उसका चेहरा तनावपूर्ण था। साला, तो वे बस चकमा दे रहे थे। हालांकि देवांश मुस्कुरा रहा था, अब हुई न बात, इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुणाल का मुंह खुला का खुला रह गया। तू खुद तो मौत को दावत दे रहा है, क्या मुझे इसमें घसीटना जरूरी है? जैसे ही कुणाल हरकत में आने वाला था, बड़ी नाक वाले गंजे आदमी ने अचानक मुस्कान दिखाई, फिर थोड़ा झुककर देवांश से कहा, देवा। हालांकि जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने पाया कि वह बोल नहीं पा रहा था और फिर उसने देवांश की भौहों को थोड़ा सिकुड़ते हुए देखा। गंजा आदमी तुरंत समझ गया कि गुरु देवांश अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते, इसलिए उसने जल्दी से अपने शब्द बदल दिए, मिस्टर देवांश, आप यहाँ कैसे? ये देखकर और सुनकर कुणाल की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया और वह मन ही मन सोचने लगा, धतेरे की, ये आखिर हो क्या रहा है? तुम मुझे जानते हो? देवांश ने हाथ पीछे करके पूछा। महान गुरु देवा। मिस्टर देवांश शायद भूल गए होंगे, लेकिन पिछली बार हरिहरेश्वर में मैं मिस्टर फरहान के पीछे खड़ा था और मिस्टर देवांश से एक बार मिला था। गंजे आदमी ने बहुत ही विनम्रता से कहा। देवांश ने सिर हिलाया, तो ये बात थी। क्या तुम मुझे किसी काम से ढूंढ रहे हो? देवांश ने पूछा। गंजे आदमी ने जल्दी से हाथ हिलाया, नहीं नहीं, मैं बस महान गुरु देवा, मिस्टर देवांश से पूछना चाहता था, अगर आपको कोई भी सेवा चाहिए तो मैं उसका इंतजाम करूं। मेरा नाम जगन है, सोलापुर में सब मुझे टकलिया जगन कहते हैं। टकलिया जगन? कुणाल हैरानी से चिल्लाए बिना न रह सका। टकलिया जगन ने कुणाल की इस प्रतिक्रिया का बुरा नहीं माना, बल्कि देवांश को सम्मानजनक भाव से देखता रहा। ये देखकर कुणाल पूरी तरह से सन्न रह गया। हम। देवांश ने सिर हिलाया, अपना मुंह बंद रखना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। गंजा आदमी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर उसने बार बार सिर हिलाया। ये देखकर देवांश ने हाथ हिलाया, गंजे आदमी को पीछे हटने का इशारा किया। टकलिया जगन कई कदम पीछे हटा और फिर मुड़ने के लिए तैयार हुआ। जब वह भीड़ के पास पहुंचा तो उसने तुरंत धीमी आवाज में फटकार लगाई, अगर किसी ने भी जबान खोली कि अभी क्या हुआ, तो मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। याद है, याद है, सबने एक स्वर में जवाब दिया। बोलने के बाद टकलिया जगन अपने मातहतों को लेकर रेस्टोरेंट की ओर चल दिया और आधे रास्ते में ही उनका सामना दीपक और उसके ग्रुप से हुआ, जो भीड़ के साथ उधर ही आ रहे थे। जैसे ही दीपक ने टकलिया जगन को देखा, उसने तुरंत सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, जगन भाई, आप यहाँ? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ताकि मैं आपके स्वागत के लिए दावत तैयार कर सकता? टकलिया जगन ने दीपक की चापलूसी को नजरअंदाज किया और उसके पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा, इतने सारे लोगों को ला रहे हो, क्या कोई कांड करना है? दीपक ने कहा, सितारा प्राइवेट रूम में कुछ वीआईपी मेहमान आए हैं। उन्होंने मुझसे दो कौड़ी के लफंगों को निपटाने के लिए कहा। मैंने किसी से उनकी कार तुड़वा दी है, तो वे पार्किंग में ही फंसे होने चाहिए। ये सुनकर टकलिया जगन ने कांपती आवाज में जल्दी से पूछा, उन 2 लफंगों में से क्या एक का नाम देवांश है? क्या जगन भाई भी देवांश को जानते हैं? दीपक ये सुनकर चौंक गया कि जगन भाई देवांश का नाम जानते हैं। मन ही मन सोचने लगा, साहिल जोशी की पहुंच तो सचमुच आसमान छू रही है, वह उस लफंगे से निपटने के लिए जगन भाई तक को बुला सकता है। इसलिए पूछने के बाद दीपक ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, जी जगन भाई, एक का नाम देवांश है और दूसरे का कुणाल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनमें नॉर्थ मुंबई के साहिल जोशी से पंगा लेने की हिम्मत होगी। बोलने के बाद उसने फिर से मक्खन लगाया, मैंने सुना है कि देवांश थोड़ा बहुत लड़ना जानता है।
मैं थोड़ा चिंतित था कि मेरे पास अभी पर्याप्त लोग नहीं हैं, लेकिन अब सब ठीक है। अगर जगन भाई खुद आ गए हैं तो उनका काम तमाम। बकवास बंद कर। टकलिया जगन ने दीपक की बातें सुनी और पल भर में पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और दीपक के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। हरामखोर, तू खुद तो मरना चाहता है, लेकिन मुझे इसमें घसीटने की जुर्रत भी मत करना। जगन भाई, आप। दीपक थप्पड़ से पूरी तरह चकरा गया। उसने अपना गाल पकड़ लिया। टकलिया जगन को देखकर सदमे में था। उसकी आंखों में उलझन और नासमझी भरी थी। टकलिया जगन ने कोई सफाई नहीं दी। इसके बजाय उसने भौहें सिकुड़ी और पलटवार किया। तूने अभी क्या कहा? तूने उनकी कार तोड़ी। दीपक ने सिर हिलाया। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। जी, मुझे डर था कि वे भाग न जाएं, इसलिए मैंने। इन शब्दों को सुनकर टकलिया जगन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और उसका पूरा शरीर जैसे बर्फ के पानी में गिर गया हो। वह महान गुरु देवांश थे, जिनके सम्मान में पूरा नॉर्थ मुंबई सिर झुकाता है। यहाँ तक कि मुझे भी उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है। और तू, कुत्ते के पिल्ले, तूने उनकी कार तोड़ने की जुर्रत की। कमीने, असली जिगरा तो तुझमें है। क्या तुझे पता है कि तेरी इस हरकत की वजह से मुझे भी तेरे साथ भुगतना पड़ेगा? हरिहरेश्वर के अखाड़े का वह दृश्य याद करके जहां महान गुरु देवांश ने एक ही वार में भैरव सिंह को मार गिराया था, टकलिया जगन के पैर कांपने लगे। दीपक ने टकलिया जगन के चेहरे के हर भाव को देखा। भले ही टकलिया जगन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दीपक, जो लोगों को पढ़ने में माहिर था, जल्दी ही समझ गया कि उसने शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इसलिए दीपक ने डरते डरते पूछा, जगन भाई, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तू गलत नहीं है। टकलिया जगन ने सिर हिलाया। इससे पहले कि दीपक खुश होता, उसने टकलिया जगन को फिर कहते सुना, लानत है मुझ पर, मैं ही गलत हूँ। मुझे तुझे अपनी शरण में नहीं लेना चाहिए था, हरामखोर कमीने। इसके साथ ही टकलिया जगन ने दीपक के पेट में लात मारी, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा। अपने पीछे खड़े मातहतों के समूह से जा टकराया। टकलिया जगन अभी भी संतुष्ट नहीं लग रहा था। वह आगे बढ़ा और दीपक को बार बार पैरों से कुचलने लगा, इतनी ताकत से कि वह भयावह था। ये दृश्य देखकर न केवल दीपक सदमे में था, बल्कि उनके पीछे खड़े मातहत भी सन्न रह गए। मैनेजर, दीपक ने केवल 2 लफंगों की कार तोड़ी थी। क्या इसके लिए जगन भाई को इतना गुस्सा होने की जरूरत है? यह मालूम होना चाहिए कि दीपक को व्यक्तिगत रूप से जगन भाई ने ही प्रमोट किया था, यहाँ तक कि उसे अथाह सागर रिजॉर्ट जैसे मुनाफे वाले इलाके की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। साफ तौर पर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने का इरादा था। इन सालों में हालांकि दीपक ने गलतियां की थीं, लेकिन जगन भाई ने लगभग हमेशा धैर्यपूर्वक उसका मार्गदर्शन किया था, कभी डांटा या मारा नहीं था। लेकिन अभी जगन भाई की लात साफ तौर पर दीपक को जान से मारने के लिए थी। इससे हर कोई बहुत उलझन में था। ये तो बस एक टूटी हुई कार थी, उसकी कीमत कितनी हो सकती है कि जगन भाई इतने आग बबूला हो जाएं? क्या ऐसा हो सकता है कि दीपक ने कहीं और कुछ गलत किया हो और जगन भाई बस उसे पीटने का बहाना ढूंढ रहे हों? यही एकमात्र स्पष्टीकरण है, वरना एक टूटी हुई कार जगन भाई को इतना गुस्सा नहीं दिला सकती। अभी ये माथत अपना दिमाग खपा ही रहे थे कि दीपक ने जगन भाई को गुस्सा दिलाने के लिए क्या किया होगा कि जगन भाई के अगले शब्दों ने उन्हें पूरी तरह से दहशत में डाल दिया। टकलिया जगन ने गहरी सांस ली, फिर जमीन पर पड़े दीपक से कहा, अगर तू मरना नहीं चाहता तो जल्दी से अपना एक हाथ तोड़, जाकर मिस्टर देवांश से माफी मांग और फिर अच्छे खाने पीने के साथ उनकी सेवा कर। माँ, उस लफंगे से माफी मांगूं और उसकी सेवा करूं। ये सुनकर दीपक पूरी तरह सन्न रह गया। वह टकलिया जगन की मार और गालियां बर्दाश्त कर सकता था। आखिरकार उनकी पहचान और एहसान के लिए वह बिना दोबारा सोचे अपनी जान दे देता। लेकिन एक ऐसे चॉकलेटी बॉय से माफी मांगना जो औरतों के टुकड़ों पर पलता है और उसकी सेवा करना, ये वह कतई नहीं कर सकता था। और उसने अभी अभी प्राइवेट रूम में उसे निशाना बनाया था। अगर वह अब माफी मांगने गया तो उसकी इज्जत का क्या होगा? इसके अलावा उसने साहिल जोशी से वादा किया था, अगर मामला ठीक से नहीं निपटा तो वह इस शहर में मुंह दिखाने लायक कैसे रहेगा। जगन भाई, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन उन लोगों का क्या जो सितारा प्राइवेट रूम में है? मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? दीपक ने अपना हाथ और अपनी इज्जत दोनों बचाने के लिए साहिल जोशी का नाम बीच में ला दिया। वो उनकी औकात ही क्या है? टकलिया जगन ने ठंडी सांस ली, फिर उसकी आंखों में सीधे तौर पर एक जानलेवा इरादा दिखाई दिया जब उसने दीपक को घूरा, मैंने तुझे जीने का रास्ता बता दिया है, तू क्या चुनता है ये तुझ पर है। इस पल वह सचमुच चाहता था कि इस जिद्दी बेवकूफ दीपक को थप्पड़ मार मार कर मार ही डाले। ऐसे समय में भी वह उन नॉर्थ मुंबई के रईसजादों की चाटुकारिता कर रहा है। क्या इसके दिमाग में गोबर भरा है? पूरा नॉर्थ मुंबई महान गुरु देवांश का है। नॉर्थ मुंबई के चंद रईसजादे महान गुरु देवांश का क्या मुकाबला करेंगे? वे तो गुरु देवांश के जूते उठाने के भी लायक नहीं हैं।
अगर महान गुरु देवांश ने अभी उसे अपना मुंह बंद रखने का निर्देश नहीं दिया होता तो वह अभी के अभी महान गुरु देवांश की पहचान उजागर करना पसंद करता और इस बेवकूफ दीपक को डरा कर मार डालता। लेकिन महान गुरु देवांश का उसे मुंह बंद रखने के लिए कहने का मतलब था कि टकलिया जगन न केवल उनकी पहचान उजागर नहीं कर सकता था बल्कि कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता था जो बहुत अजीब लगे, वरना कोई भी समझदार व्यक्ति इन असामान्य व्यवहारों के आधार पर देवांश की पहचान का अंदाजा लगा सकता था। फिर उसका मुंह बंद रखने का क्या मतलब रह जाता? अगर दीपक उसका विश्वास पात्र न होता और यह उसका इलाका न होता और यहाँ जो भी होता वह सीधे उससे जुड़ा न होता तो वह दीपक की परवाह नहीं करता और उसे अपनी मौत मरने देता। और अब अगर दीपक ने महान गुरु देवांश को नाराज किया, भले ही वह उसके कहने पर न हो, तो उसे शायद बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा अगर मौत नहीं मिली तो। इसलिए वह उम्मीद करता था कि दीपक माफी मांग ले ताकि महान गुरु देवांश का गुस्सा कम से कम हो सके। लेकिन अगर उसने नहीं सुना तो वह उसे चुपचाप ठिकाने लगा सकता है, भले ही इससे महान गुरु देवांश की पहचान उजागर हो जाए, लेकिन यह महान गुरु देवांश के खुद एक्शन लेने से बेहतर होगा। जब दीपक ने टकलिया जगन की आंखों में वह जानलेवा इरादा देखा तो वह घबरा गया और उसके पैर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। वह जगन भाई की उस नज़र से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, जब भी वह दिखाई देती थी किसी न किसी का सिर धड़ से अलग होना तय था। इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि जगन भाई इस बार सचमुच गुस्से में है और अगर उसने माफ़ी नहीं मांगी तो वह शायद मौके पर ही मारा जाएगा। इस पल दीपक को आखिरकार एहसास हुआ कि देवांश नाम का वह लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं है जिसे वह नाराज़ कर सके। लेकिन क्या साहिल जोशी और बाकी लोगों ने यह नहीं कहा था कि वह कपूर परिवार की रिया कपूर का आशिक है? ये पहचान जगन भाई को इतना डरा कैसे सकती है? दीपक समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे समझने की ज़रूरत भी नहीं थी। उसे बस ये जानने की ज़रूरत थी कि जिंदा रहने के लिए आगे क्या करना है। इसलिए दीपक ने कांपते हुए खड़े होकर टकलिया जगन के सामने सिर झुकाया और कहा, शुक्रिया जगन भाई, मेरी जान बख्शने के लिए। मैं अभी जाकर उनसे माफ़ी मांगता हूँ। इतना कहकर दीपक ने एक लोहे की रॉड उठाई और तेजी से पार्किंग की ओर भागा। अध्याय 253। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ एक हाथ खोकर तुम बच जाओगे? पार्किंग में टूटी हुई कार के पास कुणाल अभी भी अपने पिछले सदमे से उबर नहीं पाया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि टकलिया जगन, सोलापुर का मशहूर डॉन, न केवल देवांश को जानता था बल्कि उसके प्रति इतना विनम्र भी था। उसने शुरू में सारी उम्मीद छोड़ दी थी, ये सोचते हुए कि आज उसका काम तमाम होना पक्का है। लेकिन उसकी घोर हैरानी के लिए टकलिया जगन ने न केवल उस पर हाथ नहीं उठाया बल्कि बेहद तहजीब से पेश आया। ये आखिर माजरा क्या है? कुणाल ने एक उलझे हुए भाव से देवांश को देखा, जैसे उसके चेहरे पर जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। देवांश, मुझे सच सच बता, क्या तुझे कपूर परिवार की उस लड़की ने पाल रखा है? थोड़ी देर देखने के बाद कुणाल आखिरकार पूछे बिना न रह सका। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ पूछा, ये किस तरह की सोच है भाई? तेरी किस आंख ने मुझे कपूर परिवार की लड़की के टुकड़ों पर पलते हुए देखा? अगर ऐसा नहीं होता तो सोलापुर का टकलिया जगन तेरे साथ इतना विनम्र कैसे हो सकता है? कुणाल ने पूछा। उसकी नजरें देवांश को घूर रही थीं। देवांश ने कंधे उचकाए। क्या ये संभव है कि वह डरा हुआ है क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ? ये सुनकर कुणाल अपनी आंखों को घुमाने से रोक नहीं सका। फिर उसने उस दिशा में इशारा किया जहां टकलिया जगन और उसके आदमी गए थे और पूछा, अबे क्या बकवास है? तुझे पता है वो कौन है? वो तुझसे डरेगा। वो मशहूर टकलिया जगन है। कुणाल ने अपने ही सवाल का जवाब दिया। वो फरहान कुरैशी, सोलापुर के सबसे बड़े दादा का सबसे काबिल फाइटर है। पूरे सोलापुर में फरहान कुरैशी के अलावा उसकी बात का सबसे ज्यादा वजन है। तुझे लगता है कि ऐसा बड़ा आदमी तुझसे डरेगा? ये सुनकर देवांश ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाया, थोड़ा शर्मीला होने का नाटक करते हुए पुष्टि की, उसे डरना ही चाहिए, आखिरकार मैं भी लड़ाई में बहुत अच्छा हूँ। देवांश का शर्मीला रूप देखकर कुणाल लगभग उसे मुक्का मारने से खुद को रोक नहीं पाया। अबे साले, तू मुझसे तो जीत नहीं सकता और यहाँ लड़ाई में अच्छा होने की डींगे मार रहा है। कुछ सालों बाद तेरी डींगे मारने की क्षमता सचमुच बेजोड़ हो गई है। देवांश मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं समझाया। वैसे भी वह अभी सिया को गुरु देवांश के रूप में अपनी पहचान नहीं बता सकता था, इसलिए बेहतर था कि अपने दोस्तों को भी न पता चले। वरना अगर कुणाल खुद को रोक न सका और सीधे सिया को फोन कर दिया तो वह सब कुछ जो उसने बड़ी मेहनत से छुपाया था उजागर हो जाएगा। और अगर वह तब तक पीहू का इलाज नहीं कर पाया तो यह निश्चित रूप से सिया को गहरा दर्द, यहाँ तक कि निराशा भी देगा। ठीक है, चूंकि हम इस मुसीबत से बच गए हैं तो चलो जल्दी से निकलते हैं। कुणाल ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि देवांश डींगे मार रहा था या नहीं, वह बस इस जगह से जल्दी निकलना चाहता था। अभी भी जाना है। टकलिया जगन मेरे साथ इतना विनम्र था, हमें जाने की क्या जरूरत है? देवांश अभी भी रणवीर और उसके आदमियों का इंतजार कर रहा था कि वे उस पर हमला करें।
कुणाल ने सिर हिलाया, कौन जाने टिकलिया जगन का मूड कब बदल जाए। अगर बाद में उसे पछतावा हुआ तो क्या हम मारे नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि तुझे मुझ पर भरोसा करना चाहिए, मैं सचमुच लड़ाई में बहुत अच्छा हूँ। एक टिकलिया जगन तो क्या, टिकलिया जगनों का एक पूरा झुंड भी आ जाए तो मैं पलक नहीं झपकाऊंगा। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ भाई अब और डींगे मत मार, तुझे डर नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ सुनकर ही डरा हुआ हूँ। बोलते हुए कुणाल पार्किंग के निकास की ओर बढ़ा, लेकिन वह कुछ कदम ही चला था कि अचानक रुक गया, फिर उसका चेहरा लटक गया जैसे वह मरना चाहता हो। देवांश, यार तेरी जुबान पर क्या सरस्वती बैठी है। अब देख, सचमुच एक पूरा झुंड आ गया। देवांश ने बाहर देखा और पाया कि दीपक हाथ में स्टील का पाइप लिए लोगों के एक समूह के साथ एक भव्य जुलूस की तरह उनकी ओर चला आ रहा है। कुछ नहीं है, मैं उन्हें सिर्फ 2 उंगलियों से निपटा सकता हूँ। देवांश ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार वे हमला कर रहे हैं। मैं तुम लोगों का काफी समय से इंतजार कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये सुनकर कुणाल इतना चिंतित हो गया कि वह लगभग रोने ही वाला था। देवांश, मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं इस बार जिंदा वापस गया तो मैं पक्का सुई और धागे से तेरा मुंह सिल दूंगा। ये बहुत डरावना है यार। इतना कहकर कुणाल दीपक की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। डर नहीं लग रहा था, बेशक उसे डर लग रहा था, लेकिन वह देवांश की सुरक्षा न कर पाने से ज्यादा डरा हुआ था। आखिरकार उसकी मौजूदा उपलब्धियां सब देवांश की बदौलत थीं, जिसने उन दिनों उसे बोरी बोरी करके बाहर निकाला था। यह एहसान अपनी जान देकर चुकाने लायक था। दीपक, मैं जानता हूं कि आज मैं चाहे कुछ भी कहूं तुम मेरे भाई को नहीं छोड़ोगे, लेकिन ये देखते हुए कि मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी, क्या तुम मुझे उसके बदले पिटने दे सकते हो। कुणाल ने दीपक को रोका, सौदा करते हुए। ये देखकर दीपक शर्मिंदा नजर आया। मैं यहाँ माफी मांगने आया हूँ, लोगों को पीटने नहीं। तुम बीच में किस बात का सब्स्टिट्यूट बन रहे हो। नहीं, यह मामला उसी के साथ निपटाना होगा। दीपक ने स्टील पाइप से देवांश की ओर इशारा किया। ये सुनकर कुणाल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। दीपक, भूलो मत, तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। मैं तुमसे हमें जाने देने के लिए नहीं कह रहा, बस पिटने वाले को बदलने के लिए कह रहा हूँ, और तुम मुझे इतनी भी इज्जत नहीं दोगे। ये सुनकर दीपक लगभग रोने ही वाला था। प्रेसिडेंट कुणाल, ये सचमुच बदला नहीं जा सकता। ओह, मैं आपको समझा नहीं सकता, बस जल्दी से रास्ते से हट जाए। ये कहते हुए दीपक कुणाल को दरकिनार करते हुए सीधे देवांश की ओर बढ़ा। दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे और दीपक जल्दी ही देवांश के सामने पहुंच गया। फिर उसने स्टील पाइप उठाया और नीचे लाया। अबे क्या कर रहा है, रुक, कुणाल चिल्लाया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह अपने सामने का नजारा देखकर सन रह गया। ये चूक गया, लेकिन चाहे कितना भी चूके, इसे अपनी ही बाह पर तो नहीं लगना चाहिए था, है ना। क्या उसे पता था कि वह देवांश को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने देवांश को डराने के लिए जानबूझकर अपनी ही बाह पर वार किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे लड़ाई के दौरान बियर की बोतल से अपना ही सिर फोड़ लेना। लेकिन यार, ये बहुत क्रूर था। वह बाह तो टूटी हुई लग रही थी, है ना। ये तो ऐसा था जैसे बियर की बोतल से अपना सिर फोड़ते समय आपने सीधे खुद को ही बेहोश कर दिया। आपने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, बड़े भाई। न केवल कुणाल भ्रमित था, देवांश भी थोड़ा भ्रमित था। मैंने तो अभी कोई चाल भी नहीं चली, उसका स्टील पाइप दिशा कैसे बदल गया। मिस्टर देवांश, मुझे माफ कर दीजिए। पहले ये तुच्छ प्राणी अज्ञानी था और आपका अपमान कर बैठा। अब मैं आपसे माफी मांगने के लिए अपना एक हाथ तोड़ रहा हूँ। कृपया मिस्टर देवांश, अपनी महानता में मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरी जान बख्श दें। अपना हाथ तोड़ने के बाद दीपक ने उफ तक नहीं की, बल्कि सीधे देवांश के सामने घुटनों के बल बैठ गया। माथा टेककर देवांश से माफी मांगने लगा। वह इतना लचीला इसलिए हो सकता था क्योंकि उसकी राय में चूंकि वह माफी मांगने आया था तो उसे अपनी पूरी ईमानदारी दिखानी चाहिए, वरना अगर माफी पूरी नहीं हुई तो उसका हाथ बेकार में टूट जाता। हालांकि उसने एक अच्छा नाटक किया, लेकिन वह अपने दिल में बहुत नाराज था। उसने एक डिनर पार्टी की योजना बनाई थी जिसका इरादा कशिश नाम की उस महिला का गैंगरेप करना था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कशिश असल में रणवीर बाबू की प्रेमिका थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी छुआ नहीं जा सकता था। उसे आखिरकार एक मौका मिला, ये सोचते हुए कि जब तक वह देवांश और इस दूसरे लफंगे को मार डालेगा, वह रणवीर बाबू और उनके ग्रुप से एक बड़ा एहसान कमा सकता है। लेकिन उसकी घोर हैरानी के लिए न केवल वह उन्हें छू नहीं सका, बल्कि उसे माफी मांगने के लिए एक हाथ भी तोड़ना पड़ा। धत तेरे की, आज उसकी कैसी बदकिस्मती थी। मिस्टर देवांश, मेरी माफी के प्रतीक के रूप में मैं विशेष रूप से मिस्टर देवांश को सूर्योदय विला में रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके अतिरिक्त आप दोनों का अथाह सागर में सारा खर्च पूरी तरह से मुफ्त है। दीपक ने सम्मानपूर्वक कहा। सामने घट रही घटना को देखकर और दीपक को ऐसे स्वर्ग समान उपचार के बारे में बात करते हुए सुनकर कुणाल पूरी तरह से सन रह गया।
उसकी नज़र देवांश और दीपक के बीच घूमती रही, फिर उसने देवांश की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, अबे साले, तू अभी भी कहता है कि तुझे किसी ने नहीं पाल रखा। कमीने, जल्दी से मुझे भी किसी अमीर और सुंदर लड़की से मिलवा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देवांश ने कुणाल की शिकायतों को नज़रअंदाज किया और इसके बजाय दीपक को ठंडी नज़रों से देखा। तुमने पहले मेरे भाई का अपमान किया और साजिश रची, और अब तुम्हें लगता है कि एक हाथ तोड़ने से तुम्हारी जान बच जाएगी। क्या ये तुम्हारे लिए बहुत सस्ता सौदा नहीं है? अध्याय 254। चिंता मत कर, मैं जल्दी ही वहां पहुंचूंगा। जब दीपक ने यह सुना, हालांकि वह नाखुश था, लेकिन वह लगातार माथा टेकता रहा और रहम की भीख मांगता रहा। मिस्टर देवांश, मैंने प्रेसिडेंट कुणाल के साथ गलत किया है। प्रेसिडेंट कुणाल मुझे जैसे चाहे मार या पीट सकते हैं। दीपक की बातों पर देवांश ने केवल एक ठंडी हुंकार भरी, ना कहा ना। तुम एहसान फरामोश जानवर, क्या कुछ थप्पड़ और गालियां काफ़ी हैं? तुम इसे बहुत आसान बना रहे हो, है ना? साफ है कि इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। ये सोचते हुए देवांश दीपक से निपटने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। वह बस एक छोटा सा प्यादा था, उसे मारने से कोई बड़ा हंगामा नहीं होगा। भले ही इससे ध्यान आकर्षित हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। किसने कहा था उसे कुणाल का अपमान करने के लिए? प्राइवेट रूम में पहले उससे न निपटने का कारण भीड़ के अलावा मुख्य रूप से ये था कि ईशा देशमुख वहां मौजूद थी। देवांश को इस बात की चिंता नहीं थी कि ईशा कितनी शक्तिशाली है, बल्कि यह कि इससे दुश्मन सतर्क हो जाएगा और देशमुख परिवार का तांत्रिक खबर सुनकर भाग जाएगा। सोलापुर की उसकी यात्रा एक गुप्त यात्रा थी, जिसका उद्देश्य उदय ग्रुप के पीछे छिपे तांत्रिक को खत्म करना था। इसलिए गुरु देवांश के रूप में उसकी पहचान उजागर नहीं की जा सकती थी। हालांकि पार्किंग में तेज रोशनी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे यहां मारने से किसी को देवांश पर शक नहीं होगा। भले ही उन्हें शक हो, वे यह नहीं सोचेंगे कि वह गुरु देवांश है। वे उसे केवल एक अच्छे कौशल वाले चॉकलेटी बॉय के रूप में देखेंगे। लेकिन जैसे ही देवांश कार्य करने वाला था, कुणाल ने उसे रोक दिया। हालांकि मैं इस बेवकूफ को सचमुच मारना चाहता हूं, लेकिन मैं दोबारा सोच रहा हूं। हमारा भविष्य उज्जवल है और ऐसे कमीने के लिए हमें खुद को मुसीबत में डालने की जरूरत नहीं है। देवांश ने कुणाल की ओर देखा, जानता था कि वह उसके बारे में सोच रहा है, डर रहा है कि वह मुसीबत में पड़ जाएगा। वैसे भी वह दीपक को किसी भी समय खत्म कर सकता था। उस खास आदमी को मारने के बाद उससे निपटना बहुत देर नहीं होगी। इसलिए उसने अब और संकोच नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, तू इतना दयालु है, तूने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया? क्या बाहर निकलते समय तूने कुत्ते की गंदगी पर पैर रखा था? साले, तू क्या जाने, मैं हुनर से खेलता हूँ। ये सुनकर कुणाल ने राहत की एक बड़ी सांस ली। वह वास्तव में डरा हुआ था कि देवांश जोश में आकर दीपक से भिड़ जाएगा। हालांकि वह हैरान था कि दीपक घुटने टेक कर माफी मांगेगा और यहाँ तक कि अपना हाथ भी तोड़ लेगा। उसकी राय में ये स्पष्ट रूप से देवांश के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि देवांश कपूर परिवार की रिया कपूर को जानता था। दूसरों के फायदों का लाभ उठाना और फिर समय रहते रुक जाना ही बेहतर है। वरना अगर दीपक गुस्सा हो गया तो वह दुश्मन बन सकता है और उन्हें पहले मार सकता है, चाहे उनके पीछे कोई भी हो। फिर वे दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। भले ही रिया कपूर बाद में उनका बदला ले, लेकिन अगर वे पहले ही मर चुके होंगे तो बदले का क्या मतलब होगा? दीपक ने उनकी बातचीत सुनी और बार बार माथा टेक कर धन्यवाद दिया। शुक्रिया प्रेसिडेंट कुणाल, आपकी नेकी के लिए, और शुक्रिया मिस्टर देवांश, आपकी नरमी के लिए। अगर आप दोनों को कोई आपत्ति न हो तो मैं अभी आप लोगों को सूर्योदय विला ले चलता हूँ। कुणाल पहले मना करना चाहता था, क्योंकि उसकी राय में सोलापुर छोड़ना सबसे सुरक्षित विकल्प था। लेकिन देवांश ने सीधे सिर हिलाया और उसे रास्ता दिखाने के लिए कहा। कुणाल ने एक उलझे हुए भाव से देवांश को देखा। उसकी आंखें पूछ रही थीं कि वह इस मुसीबत की जगह को छोड़ने का यह मौका क्यों नहीं ले रहा है। देवांश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उसे एक रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन दिया। कुणाल पहले जिद करना चाहता था, लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा। सामने वाला माफी मांगने के लिए एक हाथ तोड़ने को तैयार था, जिसका मतलब था कि उन्हें शायद ऊपर से निर्देश मिले होंगे और उन्हें थोड़ी देर के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, बशर्ते वे बहुत ज्यादा घमंड न दिखाएं। वह इस बात पर देवांश को लेकर बहुत चिंतित था। उस लड़के की जुबान बहुत कड़वी थी और वह किसी भी चीज के बारे में डींगे मारने की हिम्मत रखता था, जिससे वह डर से कांप उठता था। लगता है मुझे उस पर कड़ी नजर रखनी होगी, कुणाल ने मन ही मन सोचा। यहाँ तक कि उसका मुंह टेप से बंद करने का भी मन किया। पार्किंग छोड़ने के बाद दीपक सचमुच और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने देवांश से कहा, मिस्टर देवांश, क्या मैं पहले पास के मेडिकल रूम में जाकर प्लास्टर करवा सकता हूँ? मैं उनसे आपका सामान ले जाने में मदद करने के लिए कहूँगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे डर था कि देवांश सहमत नहीं होगा, इसलिए उसने फिर से कुणाल की ओर देखा। चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आऊँगा। मैं काम पूरा होते ही सूर्योदय विला के प्रवेश द्वार पर आपका इंतजार करूँगा।
बहुत ज्यादा घमंडी न होने के सिद्धांत का पालन करते हुए कुणाल ने देवांश से पहले दीपक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उसका हाथ टूट गया था, क्या प्लास्टर करवाना वाजिब नहीं था? जहां तक देवांश की बात है, जो व्यक्ति पहले से ही उसकी मौत की सूची में था, उसके लिए उसने स्वाभाविक रूप से ज्यादा हंगामा नहीं किया। चाहे दीपक प्लास्टर करवाए या न करवाए, वह कुछ दिनों में वैसे भी मरने वाला था। तो 2 बॉडीगार्ड्स के साथ देवांश और कुणाल विला नंबर 88 की ओर बढ़ गए। देवांश के पास ज्यादा सामान नहीं था, वह बस अपना चार्जर लेने के लिए विला नंबर 86 वापस गया और फिर विला नंबर 88 की ओर चल दिया। जब कुणाल ने विला नंबर 88 का दरवाजा खोला तो उसने अंदर खुला सूटकेस देखा। उसका चेहरा उदास और गमगीन हो गया। सूटकेस के अंदर उसके और नताशा के कपड़े थे। कुछ जोड़ों के कपड़ों को देखकर उनके अतीत के प्यार के दृश्य तुरंत उसके दिमाग में कौंध गए। पहले उसकी जान अधर में लटकी हुई थी, इसलिए उसे ज्यादा महसूस नहीं हुआ। अब जब सब कुछ शांत हो गया था, जब वह अकेला था, तो टूटे हुए दिल का एहसास साफ सुनाई दे रहा था। काफी देर बाद कुणाल ने आखिरकार खुद को संभाला और अपना सामान पैक करना शुरू किया। जरूरी दस्तावेजों और अपने बटुए के अलावा कुणाल ने केवल कुछ जोड़ी कपड़े लिए, बाकी उसने कूड़ेदान में फेंक दिए। कुछ यादें कचरे की तरह कूड़ेदान में ही फेंक देनी चाहिए। हालांकि वह इस सिद्धांत को समझता था, लेकिन वास्तव में उन्हें फेंकने के बाद वह अभी भी थोड़ी देर के लिए कूड़ेदान के सामने खड़ा रहा। फिर अपनी भावनाओं को समायोजित करने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और विला नंबर 88 से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने कदम बाहर रखा, उसने एक तीखी चुभने वाली आवाज़ सुनी, ओह, क्या ये प्रेसिडेंट कुणाल नहीं है? अभी प्राइवेट रूम में तो तुम बहुत प्रभावशाली लग रहे थे, अब एक आवारा कुत्ते की तरह क्यों हो? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि प्रेसिडेंट दीपक ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है ना? मेरी तरह नहीं, प्रेसिडेंट दीपक ने मुझे टॉप 10 विला में से एक में रहने के लिए आमंत्रित किया है। कुणाल ने ऊपर देखा और नताशा को लोगों के एक समूह के साथ समुद्र तट पर खड़ा देखा, जो उसे मजाकिया भाव से देख रही थी। उस महिला को देखकर जो कल रात तक उसके साथ इतनी करीब थी, अब ऐसे जहरीले शब्द बोल रही थी। कुणाल को कुछ दुख हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा राहत मिली। अगर उसने सचमुच ऐसी महिला से शादी की होती और बच्चे पैदा किए होते, तो उसका भविष्य का जीवन दयनीय होता, और ये निश्चित रूप से उसके भविष्य के बच्चों को भी भुगतना पड़ता। मुझे डर है कि मुझे तुम्हें निराश करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट दीपक ने मेरा कमरा भी बदल दिया है। देवांश, वो की डोन, क्या था उसका नाम? कुणाल ने विला का नाम याद न होने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए देवांश से पूछा। देवांश, सूर्योदय विला, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नताशा ये सुनकर सन रह गई। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था, लेकिन बहुत जल्दी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। नाटक कर रहे हो? अगर तुम इतने काबिल हो तो एक में जाकर दिखाओ। मुझे डर है कि सूर्योदय विला के पास पहुंचने से पहले ही बॉडीगार्ड्स तुम्हें उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। हा 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 हा। रणवीर और बाकी लोगों ने भी ये सुनकर हंसा और अपना सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से कुणाल की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है, तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं, कुणाल ने कहा, फिर देवांश के साथ चला गया। नताशा मूल रूप से अपना सामान पैक करने और शिफ्ट होने आई थी, लेकिन अब कुणाल को जिद्दी होकर इनकार करते और उसके सामने दिखावा करने की हिम्मत करते देख उसे तुरंत अपने सामान की परवाह भी नहीं रही। वह बस अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि कुणाल कैसे जलील होता है। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम, कुणाल शाह, खुद का मजाक कैसे बनाते हो। अध्याय 256। सोलापुर का डॉन भी जाए तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। देवांश ठाकुर और कुणाल शाह को आगे जाते देख रणवीर गिल और बाकी लोग हैरान थे कि दीपक ने अभी तक उनका काम तमाम क्यों नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने दीपक के 2 आदमियों को उनके पीछे चलते देखा तो उनकी जान में जान आई। यही वजह थी कि नताशा को लगा कि कुणाल और देवांश को दीपक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उनकी नज़र में दीपक जरूर किसी छिपी हुई जगह पर इंतजार कर रहा होगा। बस इन दोनों आदमियों के उन्हें वहां लाने की देर थी, ताकि वो गुपचुप तरीके से उनका किस्सा खत्म कर सके। इसलिए जब उन्होंने कुणाल को डींगे हाँकते देखा तो रणवीर और बाकी सबके चेहरों पर व्यंग्य भरी मुस्कान तैर गई। यहाँ तक कि ईशा देशमुख ने भी सर हिला दिया, ये सोचते हुए कि कुणाल अपनी झूठी शान के लिए खुद को मुसीबत में डाल रहा है और बाद में उसे और भी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है कि ऐसा सफ़ेद झूठ बोले जो पल भर में पकड़ा जाए। मुझे समझ नहीं आता कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। आर्यन मल्होत्रा ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। नताशा, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड पागल हो गया है क्या? शुक्र है हमने उस समय इस पर पैसा नहीं लगाया, वरना हम तो सड़क पर आ जाते। तान्या देशमुख ने भी सुर में सुर मिलाया। नताशा ने ये सुना और नफरत से सर हिलाया। मेरी ही गलती थी जो मैं उस समय अंधी हो गई थी और इसके प्यार में पड़ गई, अपनी जवानी के कई साल बर्बाद कर दिए। आखिरकार ये लोग बहुत छोटे स्तर के हैं और इनकी सोच सीमित है, तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर इन्हें पता होता कि अनंत सागर में सूर्योदय विला की क्या अहमियत है तो ये इस तरह दिखावा नहीं कर रहे होते।
रणवीर गिल ने आखिरी फैसला सुनाते हुए देवांश और कुणाल की हैसियत पर मुहर लगा दी। ये देखकर कशिश खन्ना बहुत घबरा गई, इसलिए उसने ईशा देशमुख के अंधेरे में छिपे बॉडीगार्ड की परवाह किए बिना तेजी से देवांश की ओर कदम बढ़ा दिए। ये देखकर रणवीर के माथे पर बल पड़ गए। वह नहीं चाहता था कि कशिश देवांश के साथ ज्यादा घुल मिल जाए। ईशा दीदी, क्या आप कुछ करेंगी नहीं? रणवीर खुद कशिश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, इसलिए वह केवल ईशा से मदद मांग सकता था। मैं क्यों करूं? जब तक वह सोलापुर में है और मेरी नजरों के सामने है, इतना ही काफी है, ईशा ने बेहद बेरुखी से कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रणवीर सन रह गया, फिर हार न मानते हुए बोला, दीदी क्या आपको डर नहीं है कि यह कशिश आपकी योजना लीक कर देगी? अगर उसने लीक कर भी दिया तो क्या? ईशा ने पलटवार किया, फिर उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान तैर गई। सिर्फ उन दोनों के बस का कुछ नहीं है, वे कोई मुसीबत खड़ी नहीं कर सकते। लेकिन वह देवांश आखिर रिया कपूर को जानता है। अगर उसने रिया तक खबर पहुंचा दी और रिया ने गुरु देवांश को बता दिया तो उस समय मुझे डर है। रणवीर ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भर गया था। आखिरकार अब माना जा रहा था कि उन्होंने नॉर्थ मुंबई से गद्दारी की है। बेशक नॉर्थ मुंबई उन्हें वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन अब तक यह एक राज था। अगर कपूर परिवार को पता चल गया तो शायद उनकी जिंदगी हराम हो जाएगी। ईशा देशमुख अपने शातिर दिमाग से स्वाभाविक रूप से समझ गई कि रणवीर किस बात से परेशान है और तुरंत हिकारत से बोली, क्या तुम ये छोटा सा जोखिम उठाने को भी तैयार नहीं हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं पैसा तुम्हारे घर के दरवाजे पर पहुंचा दूं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रणवीर का चेहरा उतर गया और उसने हड़बड़ा कर जवाब दिया, दीदी मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस गुरु देवांश को लेकर चिंतित हूँ। चिंता मत करो, जब मैंने कशिश को जाने देने की हिम्मत की है तो जाहिर है कि मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं वास्तव में चाहती हूँ कि वो शख्स गुरु देवांश सामने आए। ईशा की आंखों में चमक आ गई। ये सुनकर रणवीर तुरंत खुशी से झूम उठा, दीदी आपने गुरु देवांश से निपटने के लिए भी कोई बैकअप प्लान तैयार कर रखा है? ईशा ने रणवीर की ओर देखा, उसके होंठ थोड़े मुड़े हुए थे और चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। गुरु देवांश चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिरकार है तो वह एक इंसान ही। रणवीर को अचानक दक्षिण भारत के देशमुख परिवार के उदय की याद आई। उसे कुछ अंदाजा हुआ और फिर उसकी आंखों में जोश भर गया। अगर ईशा की बातें सच हैं तो शायद सोलापुर में महागुरु जलभेदी के कदम रखने से पहले ही नॉर्थ मुंबई के गुरु देवांश का पतन हो जाएगा। दीदी आपकी बातों ने मुझे अब गुरु देवांश के सोलापुर आने का बेसब्री से इंतजार करा दिया है। रणवीर खिलखिला कर हंसा, उम्मीद से भरा हुआ। इस पल कशिश पहले ही देवांश और कुणाल तक पहुंच चुकी थी। तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? क्या दीपक के आदमियों ने तुम्हें किडनैप कर लिया है? कशिश ने चिंता से पूछा। बोलते समय उसने उनके पीछे चल रहे 2 आदमियों की ओर भी देखा। 2 आदमी? तुम हमें क्यों घूर रही हो? हम तो बस सामान उठाने के लिए यहाँ हैं। किसने कहा था इन दोनों को कि कोई सामान न लाएं? क्या ये हमारी गलती है? क्या हमें उनकी जेब से चार्जर और बटुए छीनकर उठाने चाहिए? देवांश ने कशिश को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए कुणाल को लाचारी में जवाब देना पड़ा। नहीं, दीपक ने हमें कुछ समय के लिए सूर्योदय विला में रहने का न्योता दिया है और यह भी कहा कि अनंत सागर में सारा खर्चा मुफ्त होगा। कशिश ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने कुछ पलों तक कुणाल के चेहरे को घूरा और फिर बोली, क्या तुम मुझसे भी झूठ बोल रहे हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुणाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे तूने मेरे किस कान से सुना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। अगर विश्वास नहीं है तो इनसे पूछ लो। कुणाल ने अपने पीछे खड़े 2 आदमियों की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका लहजा बहुत ही मासूमियत भरा था। कशिश ने उन 2 आदमियों की ओर देखा, लेकिन वे रोबोट की तरह थे, न सुन रहे थे, न पूछ रहे थे और न ही सिर हिला रहे थे। तुम्हारे पास अब भी जाने का समय है। ईशा ने मुझे गारंटी दी है कि कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, कशिश ने बेचैनी से कहा। तुम उसकी बातों पर विश्वास करती हो? देवांश आखिरकार बोला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कशिश पहले तो चौंकी, फिर बोली, उसने खुद मुझसे कहा था। देवांश हंसा। वह खुद नॉर्थ मुंबई में अलग अलग ताकतों को अपने पाले में करने के लिए भागी चली आई। अगर उसकी गारंटी का कोई मोल होता तो सूरज पश्चिम से निकलता। तुम्हें कैसे पता चला कि वह पाले में करने की कोशिश कर रही थी? कशिश ने हैरानी से देवांश की ओर देखा। दक्षिण भारत और नॉर्थ मुंबई आग और पानी की तरह हैं। उसने खुद को खतरे में डाला। क्या वह सच में सिर्फ तुम्हें रिलैक्स करवाने आई थी? सिर्फ तुम ही उसकी बकवास पर विश्वास करोगी? देवांश ने सर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रणवीर और बाकी लोगों ने उसके साथ कोई समझौता कर लिया होगा। तुम्हें कैसे पता चला? कशिश इस बार पूरी तरह से दंग रह गई। अगर उसने खुद मौके पर यह नहीं सुना होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि ईशा ऐसा कुछ करेगी। फिर भी देवांश ने सिर्फ अंदाजा लगाकर सब कुछ सही सही बता दिया। आखिरकार उसने देवांश को कम ही आंका था।
ये सोचकर कशिश की नज़रें देवांश के प्रति और भी उत्सुक हो गईं। इसलिए उसने संक्षेप में देवांश को वह सब बताया जो उसने सुना था और उससे कहा कि वह जल्द से जल्द रिया कपूर से संपर्क करें ताकि गुरु देवांश को देशमुख परिवार की साजिश के बारे में पता चल सके। ये सुनने के बाद देवांश ने सिर हिलाया, मन ही मन सोचते हुए, जैसा कि उम्मीद थी, सोलापुर का डॉन युवा और उतावला है और उसकी पकड़ कमजोर है, इसलिए वह आदमी निश्चित रूप से पहले उस पर वार करेगा। शुक्र है कि मैं समय पर आ गया, वरना रोहन देशमुख शायद इसे झेल नहीं पाता। इस बार देखते हैं तुम कहाँ छिपते हो। इस विचार के साथ देवांश ने कशिश से कहा, चिंता मत करो, गुरु देवांश को पहले से ही पता है। तुमने उन्हें कब बताया? कशिश ने भौहें सिकोड़ी लेकिन जल्दी ही सिर हिलाया, सही है, तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया था, तो तुमने जरूर उन्हें बता दिया होगा। मैं बेकार में चिंता कर रही थी। ये कहने के बाद कशिश ने राहत की लंबी सांस ली। जब तक गुरु देवांश को पता है तब तक शायद स्थिति सुधर सकती है। जहां तक गुरु देवांश क्या करेंगे यह उसकी चिंता से परे था। आखिरकार गुरु देवांश और उनके जैसे लोगों के स्तर पर उनके काम करने का तरीका और तर्क आम इंसानों की समझ से पूरी तरह बाहर था। देवांश और कुणाल को अभी भी समुद्र तट पर चलते देख कशिश फिर से परेशान हो गई। क्या तुम सच में सूर्योदय विला जा रहे हो? कुणाल, जिसे बोलने का मौका नहीं मिला था, आखिरकार बीच में बोल पड़ा, मुफ्त है, क्यों न जाएं? क्या तुम्हें नहीं पता कि सूर्योदय विला अनंत सागर में सोलापुर के डॉन के लिए रिजर्व है? अगर तुम वहां जाओगे तो तुम सोलापुर के डॉन की सत्ता को चुनौती दोगे। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? कशिश चिंता से लगभग मरी जा रही थी। ये सुनकर कुणाल भी हिचकिचाने लगा। साला, मुझे अचानक लगा शायद वह कमीना दीपक जानबूझकर हमें वहां रहने दे रहा है ताकि सोलापुर का डॉन हमें मार डाले। देवांश ने फीकी हंसी हंसी, चिंता मत करो, अगर सोलापुर का डॉन आ भी जाए तो वह मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कुणाल, अबे तू छोड़ यार, सब मेरी गलती है। मेरी गलती है जो मैंने तेरा मुंह बंद नहीं किया। कशिश ने आगे देखा और घबराहट में बोली, आगे मत जाओ, मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ठीक है? कुणाल हिचकिचाया। देवांश, सच में जाना है। नताशा और बाकी लोग पीछे से देख रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? देवांश ने पलटवार किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुणाल सन रह गया, फिर उसने छाती फुलाई, साला, मरना है तो मरेंगे। चलो तो। कशिश की निराशा और रणवीर और अन्य लोगों के मजाक के बीच दोनों सूर्योदय विला के इलाके में चले गए। नताशा की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा उत्तेजना से भर गया। कुणाल, तुमने ये खुद अपने ऊपर लिया है। अध्याय 257, क्यों न मेरा नाम लेकर देखो। कुणाल और देवांश की पीठ को देखते हुए नताशा इतनी उत्साहित थी कि वह लगभग रोने ही वाली थी। सोलापुर का डॉन किस तरह का आदमी है? वह ऐसा शख्स है जिससे रणवीर भाई भी नहीं मिल सकते, फिर भी तुम दो बदबूदार फटीचे उसके खास विला में रहने की जुर्रत करते हो। क्या यह मौत को दावत देना नहीं है? इसके अलावा अभी ईशा मैम और बाकी लोगों की बातें सुनकर सोलापुर का यह नया डॉन बेहद सख्त और बेरहम है, जिसने कम समय में सोलापुर की स्थिति को संभाल लिया है। वह निश्चित रूप से एक क्रूर व्यक्ति है, इसलिए उसे यकीन था कि एक बार जब कोई हद पार कर देगा और उसकी संपत्ति पर नजर डालने की जुर्रत करेगा, भले ही वह अनंत सागर में सिर्फ एक विला ही क्यों न हो, ये डॉन उस शख्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। नताशा ने पहले दीपक को ढीला और भरोसे के लायक न होने के लिए कोसा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा। वह ढीला नहीं था, वह कुणाल और देवांश के लिए एक बड़ा धमाका तैयार कर रहा था। जब तक वे दोनों सूर्योदय विला के इलाके में दाखिल होते, उसे यकीन था कि भले ही देवांश रिया कपूर का बॉयफ्रेंड होने की अपनी पहचान बता दे, वह सोलापुर के डॉन के गुस्से को बिल्कुल भी नहीं झेल पाएगा। तब तक खुद ऊपर वाला भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। शर्म की बात है कि इन दो बेवकूफों ने वास्तव में दीपक द्वारा बिछाए गए जाल पर विश्वास कर लिया और उसमें चलने की हिम्मत भी की। शुक्र है मैं तुम्हारे साथ नहीं रही, वरना मैं भी घसीटी जाती और आज नहीं तो कल मारी जाती। तुम करोड़पति बन सकते थे, लेकिन तुम्हें हीरो बनने का शौक था। थू, आजकल वफादारी की परवाह कौन करता है? वफादारी की कीमत ही क्या है? नताशा ने मन ही मन गुस्से से सोचा। उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे पागलपन में बदल रहे थे। ब्रेकअप के बाद कुणाल की जिंदगी जितनी बदतर होती जा रही थी, उसे उतनी ही खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि इससे ये साबित हो रहा था कि कुणाल को छोड़ने का उसका फैसला बिल्कुल सही था। अब वह सूर्योदय विला की रखवाली करने वाले बॉडीगार्ड्स को एक क्षण में देखने और कुणाल और देवांश को घूंसे मार मार कर विला के गेट से बाहर निकालते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उन ताने भरे शब्दों के बारे में भी सोच लिया था जो वह उनके पिटकर बाहर आने के बाद कुणाल से कहेगी। कुणाल की तरफ देवांश के पीछे 10 कदम से ज्यादा चलने के बाद आखिरकार वह इस आग में कूदने वाली स्थिति के भारी माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका। देवांश, मैंने अभी बहुत गंभीरता से सोचा और मुझे लगता है कि इज्जत अभी भी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है।
कैसा रहेगा अगर हम आगे न जाएं और वापस लौटने का कोई बहाना ढूंढ लें? क्या हो अगर हम कहें कि हम चार्जर लाना भूल गए, मेरा वाला इस्तेमाल कर लेना? देवांश ने एक ही वाक्य में उसका मुंह बंद कर दिया। ... कुणाल ने अभी भी हार नहीं मानी। तुम्हारे पास कौन सा फ़ोन है, एंड्रॉयड या एप्पल? एंड्रॉयड? अरे क्या संयोग है, मेरे पास एप्पल का फ़ोन है। चलो वापस चलते हैं। कुणाल ने अपना एंड्रॉयड फ़ोन हाथ में पकड़ा और आंखें फाड़कर सफ़ेद झूठ बोला। देवांश ने उसे नज़रअंदाज किया और सबकी नज़रों के सामने सीधे विला के मुख्य द्वार तक गया, फिर अपने पीछे चल रहे 2 लड़कों को जल्दी से दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। इस बीच विला के चारों ओर छिपे बॉडीगार्ड्स भी विला के प्रवेश द्वार की ओर जमा हो गए। नताशा और बाकी लोग ये नज़ारा देखकर बेहद उत्साहित थे। वे आ गए। बॉडीगार्ड्स आखिरकार अपना काम करने जा रहे हैं। नताशा चिल्लाई, अपने हाथ मलते हुए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बॉडीगार्ड्स इतने सुस्त होंगे, अब जाकर रिएक्शन दे रहे हैं। एकदम बेकार सर्विस। हालांकि ठीक उसी समय जब नताशा और बाकी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कशिश और कुणाल बेहद चिंतित थे, उनके सामने के नज़ारे ने उन सभी को सन्न कर दिया। उनका पीछा कर रहे लड़कों में से एक ने सीधे एक रूम कार्ड निकाला, उसे पासवर्ड और फिंगरप्रिंट वाले स्मार्ट लॉक पर धीरे से स्वाइप किया और विला के आंगन का दरवाज़ा तुरंत खुल गया। फिर उस शख्स ने अंदर आने का इशारा किया और विनम्रता से कहा, मिस्टर ठाकुर, आपका प्रवास मंगलमय हो। जैसे ही उसने बोला, जो बॉडीगार्ड्स जमा हुए थे उन्होंने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिया। ये सुनकर देवांश ने सिर हिलाया, फिर सूर्योदय विला के आंगन के गेट में कदम रखा, पीछे मुड़ा, दूर खड़ी नताशा और बाकी लोगों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं? बोलने के बाद देवांश सबसे पहले आंगन में चला गया और सबके लिए बस अपनी जाती हुई पीठ छोड़ गया। कुणाल एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर बदहवासी में पीछे पीछे चल दिया। कशिश, रणवीर, नताशा, यह क्या हो रहा है? वादे के मुताबिक पिटाई का क्या हुआ? उन्होंने उन्हें बस ऐसे ही अंदर कैसे जाने दिया? क्या कुछ गड़बड़ हो गई? कुणाल की किस्मत में ऐसा क्या लिखा था कि वह सूर्योदय विला में रह सके? जैसे ही नताशा अविश्वास में थी, दीपक अपने प्लास्टर वाले हाथ के साथ जल्दी से वहां पहुंचा। जैसे ही नताशा ने उसे देखा, वह अपनी औकात भी भूल गई और सीधे दीपक पर चिल्लाई, दीपक, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने उन 2 फटीचरों को सूर्योदय विला में कैसे जाने दिया? रणवीर और बाकी लोगों ने जब नताशा को दीपक का नाम लेकर बुलाते सुना तो उनके माथे पर बल पड़ गए। वे मन ही मन नताशा को कोस रहे थे कि बेवकूफ़ औरत, क्या ये सच में खुद को कोई बड़ी तोप समझती है? रणवीर ने कबीर सेठी को भी इशारा किया कि इस बददिमाग औरत को जल्दी से संभाले। और दीपक नताशा द्वारा अपना नाम पुकारे जाने के बाद तुरंत उसे एक ठंडी नज़र से देखने लगा। ये काफ़ी बुरा था कि देवांश और कुणाल ने उसे जलील किया, लेकिन तुम बिना किसी बैकग्राउंड और बिना किसी दौलत वाली एक मामूली औरत उसका पूरा नाम लेने की जुर्रत करती हो। अगर यह बात न होती कि तुम रणवीर भाई और बाकी लोगों के साथ हो तो तुम आज अनंत सागर के स्टारलाइट बीच से जिंदा बाहर नहीं जा पाती। रणवीर और ईशा के बीच के रिश्ते की वजह से दीपक ने जल्दी से अपनी ठंडी नज़रें हटा लीं और इसके बजाय रणवीर को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ समझाया, रणवीर भाई, मुझे सच में अफसोस है। मुझे अभी जगन दादा से निर्देश मिले हैं कि उन 2 सज्जनों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, तो आप देख ही रहे हैं, क्या हम उन्हें मारने का अनुरोध वापस ले सकते हैं? उसने अपनी बात पूरी नहीं की ताकि रणवीर भाई की इज्जत बची रहे। अगर रणवीर भाई नहीं समझे तो माफ़ करना, उनका रास्ता अलग है और वे अब से अपने अपने रास्ते जाएंगे। हालांकि रणवीर बहुत हैरान और असंतुष्ट था, फिर भी उसने थोड़ी सी भी नाराज़गी दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने भी मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाया और हाँ में हाँ मिलाई, जैसा जगन दादा चाहें। हम दीपक भाई को मुश्किल में तो नहीं डाल सकते ना? ठीक है, इस बार मेरी गलती है कि मैंने चीज़ें अच्छी तरह से नहीं संभाली। अगर अगली बार कोई आदेश हो तो बस कह देना। दीपक ने सक्रिय रूप से एक कदम पीछे लिया, सद्भावना और रणवीर भाई के साथ फिर से जुड़ने की अपनी ईमानदारी दिखाई। रणवीर ने हाथ हिलाया और धीमी आवाज में पूछा, दीपक भाई, जगन दादा अचानक आपसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए क्यों कहेंगे? दीपक ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता। मैंने जगन दादा से पूछा लेकिन उन्होंने नहीं बताया, केवल इतना कहा कि मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए वरना मैं यहाँ मारा जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। रणवीर का चेहरा जम गया, फिर उसने ठंडी सांस ली और आह भरे बिना न रह सका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिया कपूर उस देवांश, उस रेलू आशिक को लेकर इतनी फिक्रमंद होगी कि वह वास्तव में जगन दादा से उसकी सुरक्षा के लिए कहेगी। दीपक ने भौहें सिकोड़ी और पूछा, आपका मतलब है जगन दादा का उन दोनों के साथ विशेष व्यवहार मुंबई के कपूर परिवार की रिया कपूर की वजह से है? इसके अलावा क्या कोई बेहतर स्पष्टीकरण है? रणवीर ने वापस पूछा, कुछ अनमने ढंग से। जैसे ही शिकार हाथ में आने वाला था वह फिर से उड़ गया। दीपक,
उसने मूल रूप से सोचा था कि देवांश की कोई अधिक शक्तिशाली पहचान है, लेकिन अब रणवीर की बातें सुनकर वह अवाक था। क्या एक आशिक के लिए जगन दादा इतना बड़ा हंगामा करेंगे? रणवीर भाई, मुझे अभी कुछ काम है तो मैं अभी चलता हूँ। बोलने के बाद दीपक मुड़ा और सूर्योदय विला में प्रवेश कर गया। उसे जाकर देवांश का स्वागत करना था, कहीं देवांश यह न सोच ले कि उसने अपना वादा तोड़ दिया है और जगन दादा से शिकायत कर दे, जो उसे मुश्किल में डाल देगा। दीपक के चले जाने के बाद कबीर सेठी पास आया और पूछा, रणवीर भाई अब हम क्या करें? दीपक भाई अपनी पहचान के कारण कार्रवाई करने में असमर्थ हैं, तो कैसा रहेगा अगर मैं गरुड़ फोर्स को इसे संभालने दूं? रणवीर ने सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचा, फिर शांति से कहा, कोई जरूरत नहीं। चूंकि रिया कपूर ने पहले ही जगन दादा को शामिल कर लिया है, तो जगन दादा निश्चित रूप से अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। अगर हम कोई और कार्रवाई करते हैं तो ये देवांश उस फटीचर के खिलाफ नहीं बल्कि जगन दादा के खिलाफ होगा। मैं, रणवीर गिल, यह जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। क्या तुम उठा सकते हो? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कबीर ये सुनकर अजीब तरह से हंसा, फिर रणवीर को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और फिर दबे पांव पीछे हट गया। ये किस तरह का मजाक था? अगर वह इसे उठा सकता तो क्या उसे देवांश से छुटकारा पाने के लिए दीपक के हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती? हालांकि वह पीछे हट गया, लेकिन सूर्योदय विला की ओर उसकी आंखों में जलन और असंतोष भरा था। ये देखकर कि रणवीर अब देवांश को निशाना नहीं बना रहा है, कशिश राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। हालांकि रिया कपूर उसकी प्यार में प्रतिद्वंद्वी थी, कम से कम इस पल वह रिया की आभारी थी। ऐसा लगता है कि मुझे भी कुछ ताकत हासिल करने की जरूरत है, वरना जब वह मुसीबत में होगा मैं उसकी बिल्कुल भी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। कशिश, जो कभी भी सत्ता और लाभ के लिए लड़ना पसंद नहीं करती थी, ने इस पल मन ही मन फैसला कर लिया। और नताशा ये सुनने के बाद कि रणवीर अब कुणाल और देवांश के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, न केवल निराशा से भर गई थी बल्कि कुणाल के प्रति गुस्से से भी। कुणाल की जिंदगी जितनी बेहतर होती उसे उतना ही गुस्सा आता। और अगर कुणाल इस मुसीबत से बच निकला और अगर उसने भविष्य में कभी वापसी की, तो क्या वह सबसे बड़ा मजाक नहीं बन जाएगी? रणवीर भाई, क्या सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नताशा ने विनती भरे स्वर में पूछा। रणवीर अब नताशा से पूरी तरह से ऊब चुका था, जिसका कोई उपयोग नहीं था। वह मूल रूप से नताशा की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन तभी उसने ईशा देशमुख को अचानक कहते सुना, क्यों न मेरा नाम लेकर आजमाया जाए। मुझे यकीन है कि टकलिया जगन जानता है कि उसे क्या चुनना है। ये सुनते ही कशिश को छोड़कर बाकी सभी के चेहरों पर बहुत खुशी दिखाई दी। अध्याय 258। वहां रहने वाले उन दो लोगों के सर मान लूं तो कैसा रहेगा? ईशा देशमुख रणवीर की मदद के लिए तैयार थी। इसका मतलब यह नहीं था कि वह वास्तव में देवांश से निपटना चाहती थी। आखिरकार उसकी राय में, चाहे वह देवांश हो या कुणाल, वे बस छोटे मोटे कीड़े थे जिन्हें वह आसानी से कुचल सकती थी। भले ही देवांश ने रिया कपूर का पल्ला पकड़ रखा हो, अगर वह सच में उससे छुटकारा पाना चाहती तो सिर्फ एक शब्द ही काफी होता। लेकिन उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वह चाहती थी कि दीपक उसकी पहचान टकलिया जगन को बताए। इस तरह वह जगन से संपर्क करने और फिर उसे अपने साथ मिलाने का मौका हासिल कर सकती थी। उसे विश्वास था कि देशमुख परिवार की सदस्य होने के नाते एक बाहुबली को अपने साथ मिलाना निश्चित रूप से मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कुणाल और देवांश से छुटकारा पाना केवल एक साइड टास्क था। ऐसा करने में उसका असली मकसद टकलिया जगन को अपनी टीम में शामिल करना था। और इस छोटे से एहसान ने रणवीर और अन्य लोगों को खुश कर दिया, जिससे ईशा की नज़र में रणवीर और बाकी लोग और भी गिर गए, ये सोचते हुए कि वे चाहे कितने भी शानदार दिखें, वे उसके साथ रहने वाले कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसे बस लापरवाही से उनकी ओर कुछ हड्डियां फेंकनी थी और वे उसके सामने झुककर पूंछ हिलाने लगेंगे। दीदी के एक क्षण में आने से टकलिया जगन निश्चित रूप से मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह शायद खुद ही उन दोनों को मार डालेगा। रणवीर ने चापलूसी की। ईशा कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा सा मुस्कुराए। ये देखकर रणवीर ने और चापलूसी नहीं की, बल्कि दीपक का नंबर डायल किया और सीधे बोला, दीपक भाई, मुझे पहले आपको परिचय कराने का समय नहीं मिला। जो शख्स मेरे बगल में बैठा था वह दक्षिण भारत के देशमुख परिवार से था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फोन के दूसरे छोर से सन्नाटा छा गया, लेकिन सांसें स्पष्ट रूप से थोड़ी तेज हो गईं। उन दो बदबूदार फटीचरों को अनंत सागर से बाहर न जाने देने का अनुरोध वास्तव में ईशा मैम का विचार था। दीपक भाई, आपको सावधानी से विचार करना चाहिए कि आगे क्या करना है। रणवीर के बोलने के बाद उसने फोन काट दिया। उसे यह जानने के लिए सुनने की जरूरत नहीं थी कि दीपक इस समय निश्चित रूप से सदमे से कांप रहा होगा और फिर वह ईशा देशमुख को सम्मान देने के लिए पहले मौके पर सूर्योदय विला से बाहर भागता हुआ आएगा। बिल्कुल जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दीपक जल्दी से सूर्योदय विला से बाहर भागा, फिर छोटे कदमों से दौड़ते हुए उनके पास आया और उससे ईशा मैम का परिचय कराने के लिए कहा। दीपक भाई, ये दक्षिण भारत की मिस ईशा देशमुख हैं।
रणवीर ने दीपक की ओर गर्व और तिरस्कार के मिश्रण से देखा। वह वास्तव में एक नंबर का मतलबी इंसान था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने शुभचिंतक को भी धोखा दे सकता था। भविष्य में उसे ऐसे नीच व्यक्ति से सावधान रहना होगा। यह मेरी गलती है कि मुझे मिस ईशा की गरिमामयी उपस्थिति के बारे में पता नहीं था। मुझे उम्मीद है कि मिस ईशा मुझे माफ कर देंगी, दीपक ने कहा, मुस्कुराते हुए और हाथ बढ़ाते हुए। लेकिन ईशा ने इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, जिससे वह अजीब और उत्साहित दोनों महसूस कर रहा था। यह उसकी परीक्षा थी। अगर ईशा ने वास्तव में उससे हाथ मिलाया होता तो वह उसे और भी नीची नज़र से देखता। ठीक इसलिए क्योंकि उसने उससे हाथ नहीं मिलाया, दीपक उत्साहित था। केवल वास्तव में महान लोग ही इतने अभिमानी होते हैं। अगर वह दक्षिण के देशमुख परिवार से जुड़ सका तो उसे अब जगन दादा के रवैये के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और वह अब अंदर जाकर उन दो कमीनों को डंडों से पीट पीट कर मार सकता था। यह एक मौका था, उसे इसे हथियाना था। तुम इसके लायक नहीं हो, टकलिया जगन को मेरे पास भेजो, ईशा ने रूखेपन से कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, दीपक की सारी कल्पनाएं तुरंत बुझ गईं। इतने सब के बाद सामने वाले ने उसे अपने अधीन करने के बारे में सोचा भी नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर जगन दादा देशमुख परिवार से जुड़ सकते हैं तो उसका अपना रुतबा भी बढ़ जाएगा और उसे कपूर परिवार के रवैये के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी और वह अभी भी उन दो हरामियों को मार सकता था। ये सोचकर दीपक ने हड़बड़ी में जगन दादा का नंबर डायल किया। जगन दादा, दक्षिण के देशमुख परिवार से कोई आया है और कहता है कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। वे अभी कहाँ हैं? टकलिया जगन थोड़ा चिंतित था। वह उनसे मिले या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुख्य बात यह थी कि गुरु देवांश अनंत सागर में थे। अगर देशमुख परिवार के सदस्य अब गुरु देवांश के खिलाफ कदम उठाते हैं तो वह अनंत सागर के जनरल मैनेजर के रूप में बर्बाद हो जाएगा। यही विला नंबर 2 के पास। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, फोन कट गया। उसने यह नहीं कहा कि वह आएगा, न ही यह कहा कि वह नहीं आएगा, जिससे दीपक अनिश्चित रह गया कि ईशा को क्या जवाब दे। लेकिन उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। टकलिया जगन अपने गुर्गों के एक समूह के साथ ठाठ से दौड़ते हुए आया। देशमुख परिवार से कौन है? टकलिया जगन दीपक की तरह विनम्र नहीं था। आखिरकार नॉर्थ मुंबई और दक्षिण भारत हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे थे और उच्च पद पर होने के कारण वह इसे एक पुश्तैनी दुश्मनी मानता था। ये सुनकर रणवीर ने हड़बड़ी में परिचय दिया। जगन दादा, ये देशमुख परिवार की मिस ईशा देशमुख हैं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? ये देखकर कि ईशा नहीं बोल रही है, रणवीर बीच में बोल पड़ा। बात ऐसी है, मिस ईशा उम्मीद करती हैं। तुम कौन हो बे? क्या इसके पास अपना मुंह नहीं है जो तुम्हें यहाँ बीच में टांग अड़ाने की जरूरत पड़ रही है? टकलिया जगन की सख्त फटकार ने रणवीर को तुरंत चुप करा दिया। हालांकि रणवीर बहुत नाराज था। वह यह भी जानता था कि टकलिया जगन के सामने वह अपना गुस्सा पीने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, वरना ये देवांश और उसका ग्रुप नहीं होगा जो अनंत सागर से बाहर नहीं जा पाएगा, बल्कि वह खुद होगा। जगन दादा वास्तव में दबंग हैं। सचमुच फरहान कुरैशी के सबसे भरोसेमंद बाहुबली कहलाने लायक हैं। ईशा आखिरकार मुस्कुराते हुए बोली, मैं यहाँ किसी और चीज के लिए नहीं आई हूँ, बस जगन दादा के हुनर की तारीफ करने और उम्मीद करने आई हूँ कि जगन दादा देशमुख परिवार में शामिल हो सकते हैं। ईशा ने कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन उसे लगा कि दक्षिण का देशमुख परिवार, ये 4 शब्द ही किसी को भी डगमगाने के लिए काफी हैं। हालांकि टकलिया जगन ने ठंडी सांस ली। अगर और कुछ नहीं है तो तुम वापस जा सकती हो। जहां तक तुमने अभी जो कहा, मैं मान लेता हूं कि मैंने वह सुना ही नहीं। तुम्हारी दादी की, तुम लोग मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो। भले ही तुम लोगों को खरीदना चाहते हो, क्या तुम कोई बेहतर जगह नहीं चुन सकते थे? तुम्हें ये ठीक उसी विला से थोड़ी दूर करना था जहां गुरु देवांश रह रहे हैं। क्या तुम्हें डर है कि गुरु देवांश को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा देशमुख परिवार लोगों को खरीदने आया है? तो तुम जानबूझकर यहाँ गुरु देवांश को उकसा रहे हो और फिर हजारों मील दूर से खुद को मौत के मुंह में भेज रहे हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो क्या तुम कृपया मुझे इसमें नहीं घसीट सकते? ईशा ने टकलिया जगन को थोड़े आश्चर्य से देखा, कुछ हद तक अविश्वास में। क्या इस आदमी को दक्षिण के देशमुख परिवार के प्रभाव का पता नहीं था, या उसे विश्वास नहीं था कि वह देशमुख परिवार से है? उसके पास खड़ा दीपक भी बेहद चिंतित था और उसने जल्दी से सलाह दी, जगन दादा, 2 बार सोचिए। सोलापुर आखिरकार सिर्फ एक जिला है, लेकिन देशमुख परिवार दक्षिण में दर्जनों जिलों को नियंत्रित करता है। वे एक ही स्तर पर नहीं हैं। टकलिया जगन ने सुना, उसे पसीना आ गया। उसका मन हुआ कि वह दीपक को थप्पड़ मारकर मार डाले। वह पहले इस आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था, छोड़ो, उसने हार मान ली। वह थक गया था। अगर तुम यहाँ पर्यटन के लिए आए हो तो मैं, जगन, तुम्हारा स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर तुम यहाँ लोगों को तोड़ने आए हो तो कृपया जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। जहाँ तक आज रात की घटनाओं की बात है, मैं मान लूंगा कि वे कभी हुई ही नहीं।
टकलिया जगन सीधा था, वह भी देशमुख परिवार के सदस्यों के सिर रखना चाहता था, लेकिन यह मामला बहुत बड़ा था और वह अपने अधिकार पर कार्य करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल ईशा को स्वतंत्र रूप से जाने दे सकता था। दूसरी ओर ईशा को उम्मीद नहीं थी कि टकलिया जगन इतना वफादार होगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। आखिरकार सोलापुर के डॉन को अपने अधीन करने के बाद उसके पास इसे आज नहीं तो कल अपने अधीन करने का मौका होगा, इसलिए उसने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया, बल्कि एक समझौते पर आ गई। जगन दादा, मैं इतनी दूर आई हूँ, आप मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकते, है ना? तुम्हें क्या चाहिए? टकलिया जगन ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसका चेहरा दुश्मनी से भरा हुआ था। मैं आपसे 2 चीजें उधार लेना चाहती हूँ। ईशा ने टकलिया जगन के पीछे सूर्योदय विला की ओर इशारा करते हुए कहा। वहां रहने वाले उन 2 लोगों के सिर कैसे रहेंगे? अध्याय 259, दक्षिण का देशमुख परिवार। हाँ, कोई बड़ी तोप नहीं है। मुझे तुम्हारे देशमुख परिवार में शामिल होने की जरूरत नहीं है, नहीं मुझे नॉर्थ मुंबई से गद्दारी करने की जरूरत है। मुझे बस 2 आम लोगों के सिर चाहिए। यकीनन तुम, टकलिया जगन, मना नहीं करोगे, है ना? आखिरकार वह प्रतिष्ठित देशमुख परिवार की सदस्य थी और उन 2 लोगों का टकलिया जगन से कोई खास संबंध नहीं था, इसलिए उसने जो मांग की थी वह बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं थी। कम से कम ईशा को टकलिया जगन के मना करने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। 1 सदी पुराने परिवार को खुश करने के लिए 2 आम लोगों की जान का इस्तेमाल करना कोई भी अंडरवर्ल्ड बॉस ऐसे सौदे को हाथ से नहीं जाने देगा। लेकिन टकलिया जगन ने ताना मारा, उसकी आंखें काली पड़ गईं जब उसने ईशा को देखा। तुम अनंत सागर के मेरे मेहमानों को छूना चाहती हो? तुम्हारी, ईशा देशमुख, कितनी जाने हैं? उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ईशा पूरी तरह से सन्न रह गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि टकलिया जगन इतना अडिग होगा। वे बस 2 दयनीय फटीचर थे। अगर तुम उन्हें मारते हो तो मारते हो, है ना? टकलिया जगन, तुमने कितने लोगों का खून बहाया है? अब तुम मेहमानों की रक्षा करने का दावा कर रहे हो। क्या तुम खुद भी उस पर विश्वास करते हो? जगन दादा, फिर से सोचिए, फिर से सोचिए। दीपक ने पास से जल्दी से सलाह दी। वह देशमुख परिवार के सदस्यों के साथ बिगाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे उसके भविष्य के विकास में बाधा आएगी। फिर से सोचूं, मेरी जूती। टकलिया जगन ने सीधे दीपक के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह तुरंत जमीन पर गिर गया। दीपक का चेहरा देखते ही देखते सूज गया और उसके होठों का कोना फट गया, खून बहने लगा। लेकिन टकलिया जगन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसने अपना पैर उठाया और दीपक को रौंदना शुरू कर दिया। उसे रौंदते हुए गालियां देने लगा। दूसरे हमारे ऊपर हगने और मूतने आ रहे हैं और तुम मुझे फिर से सोचने के लिए कह रहे हो। मैंने तुम्हें सालों तक तैयार करने के लिए इतनी मेहनत की और मैंने तुम जैसा बेवकूफ़ पाला है। टकलिया जगन मूल रूप से फरहान कुरैशी का शीर्ष बाहुबली था, इसलिए उसकी मार्शल आर्ट्स की कुशलता स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट थी। इस पल वह दीपक को अपंग करने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने अपने पैरों से कोई दया नहीं दिखाई। जान से मारने के इरादे से रौंद रहा था। खासकर उसके प्लास्टर वाले टूटे हाथ को निशाना बनाते हुए दीपक दर्द से चिल्लाया, जिससे पास के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित हुआ, जो देखने के लिए रुक गए लेकिन बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में दीपक जमीन पर पड़ा था, मुश्किल से सांस ले रहा था, मौत की कगार पर। मुझे उन जानवरों से सबसे ज्यादा नफरत है जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। एक अच्छा इंसान बनने के बजाय तुम कुत्ता बनने पर तुले हो। तुम सच में एक सस्ते कमीने हो। टकलिया जगन ने अपने हाथ और पैर रोके, दीपक पर चिल्लाते हुए। रणवीर और बाकी लोगों को ये सुनकर अपने गालों पर जलन महसूस हुई। साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि टकलिया जगन की बातें उन पर निर्देशित थीं, लेकिन उन्होंने गुस्सा होने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि टकलिया जगन का ये मुर्गे को मारकर बंदर को डराने वाला काम उनके लिए बहुत डरावना था। इसलिए उनमें से हर कोई केवल कड़वा चेहरा बना सकता था, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इस डर से कि कहीं टकलिया जगन उन्हें खींच न ले और बेरहमी से न पीटे। जगन दादा, वे बस 2 आम लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा वे बस रिया कपूर के प्रेमी हैं। इतनी हद तक क्यों जाना? ईशा ने भौहें सिकोड़ कर पूछा। उसका चेहरा बेहद नाराजगी भरा था। हालांकि वह देशमुख परिवार की मुख्य सदस्य नहीं थी, लेकिन उसका सरनेम देशमुख था। अतीत में वह जहां भी जाती थी उसे विभिन्न परिवार के मुखियाओं से सम्मान मिलता था, जो कम से कम उसकी इज्जत रखते थे। फिर भी उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आज एक गैंग लीडर द्वारा उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाएगा। वह इस अपमान को कैसे निगल सकती थी? और जब टकलिया जगन ने रिया कपूर के प्रेमी शब्द सुने तो उसे अचानक सब कुछ समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि गुरु देवांश ने 5 महाद्वीप अखाड़ा प्रतियोगिता के दौरान कपूर परिवार का इतना ख्याल रखा था। तो उनके बीच इस तरह का रिश्ता था। सुंदरता के आगे तो शूरवीर भी पिघल जाते हैं, ये कहावत सच है। कहना पड़ेगा कि कपूर परिवार की तो लॉटरी लग गई थी। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। वैसे भी अगर तुमने अनंत सागर के मेरे मेहमानों को छूने की हिम्मत की तो मैं ये
सुनिश्चित करूंगा कि तुम अनंत सागर से जिंदा बाहर न जाओ। टकलिया जगन ने न समझने का नाटक किया, हालांकि वह मन ही मन रोमांचित था। ये गुरु देवांश की गपशप थी और किसके हाथ लग सकती थी। अगर उसे गुरु देवांश की पहचान पता नहीं होती तो शायद वह भी उनकी तरह सोचता कि देवांश श्रेया कपूर के पल्लू से बंधा है। इस बात से अनजान कि पूरा कपूर परिवार देवांश पर निर्भर था। टकलिया जगन का अडिग रुख देखकर ईशा समझ गई कि इस मामले पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए उसने दबाव डालना बंद कर दिया और विदाई ली। चूंकि जगन दादा उनकी रक्षा करने के लिए दृढ़ हैं, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। मैं जगन दादा को शुभकामनाएं देती हूँ और मैं आप सभी के अच्छे समय की कामना करता हूँ। ओहो, और अंधेरे के बाद सड़क फिसलन भरी होती है तो संभल कर चलना, कहीं पानी में न गिर जाओ। धमकी देना साला कौन नहीं जानता। ईशा ने एक हल्की हुंकार भरी और बाकी लोगों के साथ जाने के लिए मुड़ गई। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं गए, इसके बजाय पास के विला में चेक इन किया। ये दीपक द्वारा उनके लिए पहले से व्यवस्थित किए गए थे। सभी शीर्ष 10 विला में से थे, नंबर 1 और नंबर 2 को छोड़कर। चूंकि ईशा को झिड़क दिया गया था, रणवीर, कबीर और बाकी लोगों ने बोलने की हिम्मत नहीं की। डर था कि कहीं वे ईशा को नाराज न कर दें। जब वे उन विला के पास पहुंचने वाले थे जहां वे रह रहे थे, रणवीर ने आखिरकार पूछने की हिम्मत जुटाई, दीदी, हम रुक रहे हैं या जा रहे हैं? बेशक हम रुक रहे हैं, ईशा ने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम मुफ्त के विला में क्यों नहीं रहेंगे? मुख्य कारण ये था कि मामला खत्म नहीं हुआ था और वह अभी नहीं जा सकती थी। लेकिन जगन दादा ने अभी कहा, रणवीर ने उसे याद दिलाया। टकलिया जगन ने अभी उन्हें धमकी दी थी। ये सुनकर ईशा के होंठ थोड़े मुड़े। मैं देखना चाहती हूँ कि वह कब तक उछल सकता है। हाँ, अभी तो शुरुआत है। कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं है। न केवल सोलापुर के दोनों राज्य बल्कि उन दोनों लोगों के सिर भी मुझे चाहिए। ईशा की दबंग बातें सुनकर रणवीर और बाकी लोगों ने राहत की गहरी सांस ली। खासकर नताशा, जो पूरी तरह निराश हो चुकी थी, अब फिर से उम्मीद देख रही थी और बहुत खुश थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह रणवीर के बिस्तर में जाकर रात भर उसकी अच्छे से सेवा करे। विला नंबर 2 के प्रवेश द्वार पर टकलिया जगन ने ईशा और बाकी लोगों को जाते हुए देखा, फिर सूर्योदय विला की ओर देखा। वहां कोई हलचल न देखकर उसने आखिरकार राहत की एक लंबी गहरी सांस ली। अगर उस शख्स की उसके बारे में कोई राय होती तो वह कल का सूरज नहीं देख पाता। इस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ पसीने से तरबतर थी। उसने जमीन पर पड़े दीपक को देखा, आह भरी, फिर हाथ हिलाया। तुरंत एक गुर्गा तेजी से दौड़ता हुआ आया, इसे बोरी में डालो, कोई सुनसान झील ढूंढो और डुबो दो। ये सुनकर गुर्गा हालांकि हैरान था, लेकिन उसने अपनी हरकतों को धीमा नहीं किया। उसने दीपक को उठाया और जाने की तैयारी की। ये देखकर दीपक ने अपनी आखिरी ताकत के साथ कुछ बार संघर्ष किया और रहम की भीख मांगी, जगन दादा, मेरी जान बख्श दो। मेरे दिल में तुम्हें बचाने की इच्छा थी, लेकिन तुम खुद ही कोशिश नहीं कर रहे हो। यह जिंदगी ऐसी ही है, अगली जिंदगी में थोड़े होशियार बनना। टकलिया जगन ने हाथ हिलाया और गुर्गे तेजी से चले गए। जगन दादा, मुझे यह मंजूर नहीं है। पानी ढलान की ओर बहता है और लोग ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो आपने मुझे सिखाए थे। मैंने आखिर गलत क्या किया? दीपक पागलों की तरह चीखा। ऐसा लग रहा था कि वह अपने दिल की सारी कड़वाहट बाहर निकाल देना चाहता है। टकलिया जगन ने यह सुना, सिर हिलाया और धीरे से आह भरी, तुम्हारी गलती यह है कि तुम ये भी नहीं बता सकते कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा। तुम्हें कौन बचा सकता है? बोलने के बाद उसने फिर से उस दिशा में देखा जिधर ईशा और बाकी लोग गए थे और ताना मारे बिना न रह सका, दक्षिण का देशमुख परिवार। हाँ, कोई बड़ी तोप नहीं है। अध्याय 260। मेरे दोनों भाइयों, पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। नताशा विला नंबर 10 में रह रही थी। चूंकि कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता था, उसके पास पूरा विला अकेले के लिए था। भले ही यह विला नंबर 10 था, इसमें वह सब कुछ था जो एक विला में होना चाहिए। एक आंगन, एक स्विमिंग पूल, एक बेसमेंट, एक जिम, एक होम थिएटर और भी बहुत कुछ। पिछले विला नंबर 88 की तुलना में यह विला नंबर 10 वास्तव में एक विला माना जा सकता था। नताशा ने पहले कुणाल के साथ मॉडल विला देखे थे, लेकिन कोई भी इस विला नंबर 10 जितना आलीशान नहीं था। इसलिए अंदर जाने के बाद वह आधे घंटे से ज्यादा समय तक विला में ऊपर नीचे दौड़ती रही, तब जाकर वह अपने उत्साहित दिल को शांत कर पाए। इस जगह की तुलना में पिछला विला नंबर 88 तो बस कुत्तों का बाड़ा था। जैसे ही मैं उनके सर्कल में शामिल हो जाऊंगी, भविष्य में विला में रहना ही मेरा स्टैंडर्ड होगा। सिर्फ इस तरह की जिंदगी ही मेरे नताशा के लायक है। और यह सब तुम, कुणाल, इस जन्म में मुझे कभी नहीं दे पाओगे। नताशा इंदौर गर्म स्विमिंग पूल में नग्न लेटी थी, हाथ में रेड वाइन का गिलास पकड़े एक खूबसूरत भविष्य के सपने देख रही थी। अगर यह विला नंबर 10 पहले से ही इतना शानदार है, तो सोचो नंबर 1 सूर्योदय विला कितना आलीशान होगा।
मुझे नहीं पता कि कुणाल की किस्मत में कौन सा लॉटरी का टिकट लगा था कि वह विला नंबर 1 में रह सका। क्या उसे अपनी उम्र कम होने का डर नहीं है? मैंने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया कि उसका हाई स्कूल का क्लासमेट ऐसा रेलू आशिक था जो असल में मुंबई के कपूर परिवार की एक अमीर औरत के पल्लू से बंधा है, जिसकी वजह से जगन दादा उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये तो सरासर जुल्म है। अगर इस बार उनसे नहीं निपटा गया तो बहुत मुमकिन है कि कुणाल भविष्य में वापसी कर ले। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। लेकिन गनीमत है, जगन दादा ने ईशा देशमुख को पूरी तरह से नाराज कर दिया है। ईशा अपनी इज्जत वापस पाने के लिए उन दोनों को जरूर मार डालेगी और मैं बस बैठकर तमाशा देखूंगी। एकदम सही है नताशा, तुम सुंदरता और बुद्धिमानी की मिसाल हो। नहीं, अब से तुम्हें मिस नताशा कहा जाना चाहिए। हा हा हा। सूर्योदय विला। कुणाल, जिसके पास 10 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी, विला के अंदर की भव्यता को देखकर हैरान हुए बिना न रह सका। यहाँ तक कि कसम खाते हुए बोला, साला अमीर होना कितना अच्छा है। लेकिन कसम खाने के बाद उसने थोड़ी बेचैनी के साथ पूछा, देवांश, क्या तुम्हें लगता है कि जब हम आधी नींद में होंगे तो लोगों का एक समूह अचानक अंदर घुस आएगा और हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा? साफ तौर पर वह अभी भी चिंतित था कि ये दीपक द्वारा बिछाया गया जाल है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश ने झुंझलाकर अपनी आंखें घुमाईं, फिर सोफे पर लेट गया, पूरी तरह से निश्चिंत। कुणाल, कैसा रहेगा अगर हम नताशा और बाकी लोगों के जाने के बाद चुपके से निकल जाएं? तुम पहले ही अंदर आ चुके हो, अब चुपके से निकलने का क्या मतलब है? क्या डालकर फिर बाहर निकालने का मतलब यह है कि डाला ही नहीं गया था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुणाल जम गया, फिर सिर हिलाया, साला बात अश्लील है पर तर्क सही है। यही तो सच है। तो उसने फिर पूछा, तो अब हम क्या करें? जब खाना हो तब खाओ, जब पीना हो तब पियो, जब सोना हो तब सोओ। अगर आसमान गिरेगा तो लंबे लोग उसे थाम लेंगे, देवांश ने शांति से कहा। कुणाल ने देवांश की ओर देखा, थोड़ा अनिश्चित, फिर पूछे बिना न रह सका, अब तुम कितने लंबे हो? 1 मीटर 78। साला, मैं 1 मीटर 79 हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जल्दी में नहीं हो, पता चला कि लंबा वाला मैं हूँ। कुणाल ने कोसा। देवांश को जवाब देने की परवाह नहीं थी। उसने सीधे अपना फोन निकाला और कॉफी टेबल पर रखे तरीके के अनुसार खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया। विला में एक शेफ और एक नैनी थी, इसलिए कोई भी घर से बाहर निकले बिना टॉप क्लास खाने का आनंद ले सकता था, और वे ताज़ा बने होते थे, असाधारण रूप से ताज़ा। जब कुणाल को पता चला कि विला में 24 घंटे एक शेफ और एक नैनी ऑन कॉल रहती है, तो वह अमीरों की जिंदगी देखकर एक बार फिर चौंक गया। साला, अगर मेरी कंपनी इस संकट से बच जाती है तो मैं भी ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ। कुणाल साफ तौर पर ललचा गया था। अब तुम्हारे पास कितना घाटा है? मैं तुम्हारे लिए कुछ जुगाड़ करूंगा, देवांश ने लापरवाही से पूछा। तैयार माल का उत्पादन करने के लिए मुझे शायद अभी भी लगभग 2 करोड़ की जरूरत है, लेकिन सही राशि उत्पाद की R&D प्रगति पर निर्भर करती है। लेकिन मेरा शुरुआती अनुमान। 1 मिनट रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम मेरे लिए कुछ जुगाड़ करोगे? कुणाल अपने वाक्य के बीच में ही रुक गया, फिर एक उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा। देवांश, भाई, मुझे अभी 2 करोड़ चाहिए, 2000 नहीं। तुम कैसे जुगाड़ करोगे? अपनी अमीर सुंदर औरत से मांगोगे? कुणाल ने अविश्वास से कहा। जब से दीपक ने अपना हाथ काटा और देवांश से माफी मांगने के लिए घुटने टेके, उसे पूरा यकीन हो गया था कि देवांश को वास्तव में रिया कपूर ने ही पाल रखा है। देवांश ने चाहे कितना भी समझाया हो, उसने बस विश्वास नहीं किया। ये तो छोड़ो कि तुम्हारे पास इतना आकर्षण है या नहीं कि वह तुम्हें 2 करोड़ देने को तैयार हो जाए, भले ही उसने वास्तव में तुम्हें 2 करोड़ दे भी दिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये पैसा साफ मन से स्वीकार करूंगा? ये पैसा तुमने सिया को धोखा देकर, अपना शरीर बेचकर और हर दिन अथक पलंग तोड़ मेहनत करके थोड़ा थोड़ा करके कमाया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे चाहूंगा? देवांश नहीं जानता था कि कुणाल के इन आत्मा झकझोरने वाले सवालों का क्या जवाब दे। जैसे ही देवांश ये कहकर पलटवार करने वाला था कि साले तुझे चाहिए या नहीं, कुणाल ने मौका ताड़ा और पहले बोल पड़ा, हाँ, मैं ले लूंगा। देवांश, क्या तुम किसी सकस के जोकर हो? मैं सोच रहा था कि तुम सिया जैसी अच्छी औरत को धोखा क्यों दोगे और खुशी खुशी रिया कपूर के पास क्यों रहोगे, और मैं एक नतीजे पर पहुंचा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें पैसे की जरूरत है। तुम्हें पीहू के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए तुम रिया कपूर के बॉयफ्रेंड बन गए, उससे पैसे कमा रहे हो। और यही असली कारण है कि तुम पिछले कुछ सालों में गायब रहे। मैंने तो ये भी सोचा था कि तुम मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहते, इसलिए तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया और गायब हो गए। मैं वास्तव में एक छोटी सोच वाला इंसान था। खैर, अगर तुम सच में अपना शरीर बेचकर 2 करोड़ ला सकते हो तो मैं निश्चित रूप से वापसी करूंगा और तुम्हें कंपनी के 51% शेयर दूंगा, तुम्हें कंपनी का बॉस बना दूंगा। एक बार तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो तुम्हें रिया कपूर के पास रहने की जरूरत नहीं होगी और तुम पासा पलट कर उसे अपने पास रख सकते हो। इस तरह तुम्हें अपना शरीर बेचने या हर दिन पलंग तोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी।
सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सिया के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो, कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और पीहू को भी बेहतर इलाज दे सकोगे। कुणाल ने इतनी धाराप्रवाह बातें की जैसे कि यह सब सच हो। अगर देवांश खुद वह व्यक्ति नहीं होता तो वह लगभग उसकी बकवास पर विश्वास कर लेता। दफा हो जा, मुझे अकाउंट नंबर भेज। देवांश ने सोफे पर लेटे हुए लात मारी, लेकिन चूक गया। कुणाल जाहिर है यह नहीं मानता था कि देवांश के पास वास्तव में इतना पैसा है, इसलिए उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और वास्तव में अकाउंट नंबर भेज दिया। लेकिन 10 सेकंड बाद उसका फोन वाइब्रेट हुआ। ये बैंक का एक मैसेज था जिसमें एक बड़ा ट्रांसफर आया था जो कि 3 करोड़ का था। जब उसने ट्रांसफर करने वाले का नाम देवांश ठाकुर देखा तो वह पूरी तरह से सन्न रह गया। काफी देर तक अवाक रहा। काफी देर बाद उसने अपनी नज़र देवांश के निचले शरीर पर घुमाई, फिर एक शोकपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा, मेरे दोनों भाइयों, तुमने पिछले कुछ सालों में वास्तव में बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन फिर भी आसानी से 3 करोड़ पैदा करने के लिए तुम्हें कितनी बार पलंग तोड़ मेहनत करनी पड़ी होगी। भले ही ये लोहे का बना हो, लेकिन शायद घिसकर सुई बन गया होगा, है ना? कुणाल ने थोड़ी जिज्ञासा के साथ पूछा, फिर भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका और बोला, और भी क्या मैंने अभी बहुत कम कहा? कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक नया भाव दूं और कहूं कि मुझे अभी भी 20 करोड़ चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारे पास इतना नहीं है तो क्या तुम दोनों भाई वापस मुंबई जाकर फिर से मेहनत कर सकते हो? अक्सर सबसे बड़ी गलती ताकत को देखकर नहीं, नाम सुनकर होती है। यहाँ हर कोई ऊंची आवाज़ को सत्ता समझ रहा था और खामोशी को कमजोरी। लेकिन असली ताकत धमकी नहीं देती, वो बस मौजूद रहती है। जिसने आज सिर मांगने की हिम्मत की, वो कल ज़मीन पर पड़ा मिला। क्योंकि जब आदमी यह भूल जाए कि किसके दरवाजे पर खड़ा है, तो इतिहास उसे याद दिलाता है कि सामने कौन खड़ा है।